मार्च सीरीज की बाजारों ने की है बेहद दमदार शुरुआत और जी हां, खुलते ही आज सीरीज में नए हाई बनाते हुए सेंसेक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी ने भी दिखाया है कुछ बड़ा कमाल, 1000 पॉइंट से ज्यादा की शानदार छलांग। तो अब तक का ट्रेडिंग सेशन बहुत ही बेहतरीन। क्या दिन की ऊंचाइयों पर बंद करेंगे और क्या करें अगले हफ्ते नहीं, कल की तैयारी। यहाँ कल है स्पेशल ट्रेडिंग सेशन, छोटा ही सही लेकिन होगी उसकी पूरी तैयारी। तो आप देख रहे हैं जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो से फाइनल ट्रेड। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। फरवरी के सेकेंड हाफ में उतार चढ़ाव और गिरावट के बाद देखिए जबरदस्त कमबैक हमारे बाजारों ने किया है। मार्च के पहले दिन जबरदस्त एक्शन आ गया। बिल्कुल दीप, और बहुत ही बढ़िया एक्शन के साथ नई सीरीज की हमने शुरुआत की। हल्के बाजार किस तरह से तेजी के मार्केट में उछल सकते हैं। और दीपक, आपको याद हो कल हम यही बात कर रहे थे कि परसों आई थिंक कि जब सुस्ती भरा बाजार और एक दिन आपको ब्रेकआउट देगा, लेकिन जब तक ब्रेकआउट न दे तब तक अगर ये समझ में ना आए कि क्या करना है, तो आप छोटे ट्रेंड में जब आपको समझ में आए क्या करना है, तो आपको बड़े ट्रेंड के साथ रहना चाहिए। और बड़ा ट्रेंड तेजी का है। करेक्ट। और ये बड़ा ट्रेंड तेजी का फिर से वापस से आता दिखा है। पिछली बार हमने 21,875 का लो बनाकर 22,297 का हाई बनाया था। ट्रू। इस बार हमने 21,860 का लोकल बनाया है और अब 22,300 के पार निकलते हुए दिखे। तो करेक्शन पूरा करके बाजार आज निकलते हुए दिख रहे हैं। आगे एक बार जल्दी से हाईज आपको आज के हाईलाइट्स बता दूं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आज के बाजार की। नए लाइफ हाई पर है 350 अंकों की तेजी निफ्टी में 22,325 के आसपास, 1150 अंकों का बड़ा उछाल इस वक्त आपको सेंसेक्स में नजर आएगा 73,600 के आसपास, 47,100 के करीब इस वक्त आपको बैंक निफ्टी नजर आएगा। मेटल शेयर जबरदस्त चमक दिखाते हुए दिख रहे हैं। आज सुबह से हम बात करते हैं कि मेटल शेयरों का दिन हो सकता है। सरकारी कंपनियां फिर से एक्शन में आती दिख रही है। ऑटो शेयरों की रफ्तार बहुत ही जबरदस्त है। मिड कैप शेयरों में बढ़िया तेजी है। स्मॉल कैप शेयर भी धीमे धीमे पीछे भागने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। ये है इस वक्त के बाजार का हाल। यूरोप के बाजार चौतरफा तेजी में नजर आएंगे आपको। अच्छी हरियाली वहां पर देखेंगे। डाउ फ्यूचर्स सपाट है, बिल्कुल शांत, 8 पॉइंट नीचे। जरा एक बार यूरोप ले आए आपके सामने, आपको अंदाजा लगेगा कि डैक, कैक, फुटसी तीनों बाजार हरे निशान में, 0.5% के आसपास की तेजी इंग्लैंड के बाजारों में आपको दिखेगी। बिल्कुल, और नए रिकॉर्ड के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं। तो एक बार जरा बाजार पर व्यू दें अनिल जी। बैक टू नॉर्मल, जो एक्सपायरी रिलेटेड एक्शन होना था वो निकल चुका है। आज के ब्रेकआउट पर आपके क्या व्यू बनते हैं सर? और स्पेशली निफ्टी 22,300 पहली बार क्रॉस कर लिया सर। दीप, बढ़िया एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। और एक बार आपको ट्रेडिंग रेंज, दिक्कत एक ही हुई है, दिक्कत ये हुई कि ट्रेडिंग रेंज को आपने 22,000 के नीचे एक दिन बंद देके तोड़ा। तो ऐसा लगा कि रेंज के नीचे जाकर आप टूट रहे हैं, लेकिन वो जो डेली वाली रेंज तोड़ी थी, पोजिशनल रेंज हमारी 21,800 850 की थी, वो नहीं तोड़ी। इधर डेली रेंज आपकी 22,200 की थी क्लोजिंग बेसिस पे, वो पार नहीं हो रही थी। आज आप 22,300 के ऊपर बंद होने को तैयार है। तो एक चीज तो क्लियर कट है कि नई सीरीज की शुरुआत हल्के नोट पर हुई है, उससे फायदा मिला है। आज की कमेंट्री में आपके सामने रख दूं, दमदार संकेत ग्लोबल भी है, लोकल भी है। अमेरिकी बाजार में लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन ऐसा था जब डे हाई पर जाकर बाजार वहां के बंद हो रहे हैं, वो मजबूती दिखा रहे हैं। लोकल संकेतों में आप देख ही सकते हैं, दो है संकेत, एक फंडामेंटल, दूसरे टेक्निकल। फंडामेंटल संकेत क्या थे लोकल? फंडामेंटल संकेत ये है कि आपके लिए जो नंबर्स आए हैं, जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े 8.4%, वो बहुत जबरदस्त जोश भरने वाले। दूसरा, वित्तीय घाटे का आंकड़ा बहुत कंफर्टेबल। तो ये दो फंडामेंटल रीजन से जिसमें बाजार में जोश भरा। टेक्निकल रीजन क्या है? टेक्निकल रीजन ये है कि भारतीय बाजारों में अगर आप देखें तो एफआईस की लॉन्ग पोजीशन के साथ जब हमने इस सीरीज की शुरुआत की है, इस सीरीज की शुरुआत हल्के नोट पर की है। 35% के आसपास की लॉन्ग पोजीशन बहुत कम मानी जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरी बात, 2014 और 2019 से अगर आप देखें तो मार्च के महीने में जब इलेक्शन ईयर थे, दोनों ही साल 6 से 6.5% की तेजी आपको निफ्टी में दिखी है और बैंक निफ्टी तो 15% भागता हुआ नजर आया है। तो अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड पूरा नहीं है, मैं ये नहीं कहता आप 6% बढ़ो, कम से कम इतना कॉन्फिडेंस तो रख सकते हो, घटोगे नहीं। करेक्ट है ना? अब उस 6% में से 1.5% आज ही मिल जाए तो मिल जाए। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये तो तब था जब दोनों बार इलेक्शन में 100% श्योरिटी से कोई नहीं बोलता था कि यही सरकार वापस आएगी। इस बार तो आमतौर पर लोग मानकर चल रहे हैं। खैर, जब तक रिजल्ट ना आए, जब तक चुनाव ना हो, तब तक अपनी जगह है, लेकिन आमतौर पर जो बाजार मानकर चला वो है कि यही आने वाली। तो फिर तेजी नहीं होने का कोई कारण नहीं, और खाली आपको एक रेंज के ऊपर ब्रेकआउट का इंतजार था। वो जबरदस्त ब्रेकआउट आज आपको मिली है। क्या इसे ब्रेकआउट माने? 100% माने। इसको नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? 100%। पहले 2 बार 250 से घूमा, फिर एक बार 300 वहां से घूमा। क्या अब इसको दीप, आज अगर
मैं तो छोड़ो, ये जाने दो, अभी 22,325 के आस आप 22,225 के ऊपर करा लो, मैं 100 पॉइंट का आपको कंफर्ट दे रहा हूँ। 22,225 के ऊपर बंद होने पे भी आपका ब्रेकआउट हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका डबल बॉटम बन गया 21,860 21,875 के आसपास, डबल बॉटम बन गया, यानी 21,850 आपका डबल बॉटम बन गया। अब उसको पार करता, और इसलिए पिछली बार आपको याद होगा जब हमने कहा कि ये जो तेजी बन रही लाइफ हाई बनने की, ये छोटी वाली तेजी है, ये थोड़ी बड़ी वाली तेजी है। अब पॉइंट क्या है कि हर रोज बाजार बढ़ नहीं सकता, और आजकल क्या हो गया, जिस दिन बाजार नहीं बढ़े उस दिन हम मंदी का बाजार मान लेते हैं इसको, और बहुत जल्दी लोग मंदी में आने लगे। और उसका एक फायदा भी है, जब लोग जरूरत से ज़्यादा जल्दी मंदी में आ जाते हैं तो बाजार वापस बढ़ जाते हैं। तो आज की जो मैं कमेंट्री आपको दे रहा था, जीडीपी के दमदार आंकड़ों से जोश आया है, और आज फॉर चेंज वापस से। आपको ये भी याद होगा, हम कह रहे हैं कि जब भी वापस करेक्शन पूरा करेगा तो बैंक निफ्टी पहले तेजी से भागेगा, और आज सेम चीज़ वही हुई। निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर भागता हुआ दिखा है। लीडरशिप आपको तेजी की और मंदी की दोनों ही बैंक निफ्टी से ही मिलेगी। करेक्शन भी पहले बैंक निफ्टी शुरू करेगा, बाद में ब्रॉडर मार्केट में आएगा, निफ्टी में आएगा, और रिकवरी भी पहले बैंक निफ्टी शुरू करेगा। आज 2% बैंक निफ्टी ऊपर, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छा प्राइस करेक्शन हुआ है, इस काफ़ी घटे भी हैं। पूरे बाजार में जो एक करेक्शन हुआ वो सेंटिमेंटल करेक्शन हुआ, जिसका जिक्र हमने 2 दिन पहले किया कि एक ये करेक्शन भी होता है। सेंटिमेंट के लिहाज से हर आदमी को मंदी लग रही है, करेक्ट, खराब होना ही है, नहीं चलेगा, दे दो, ये वो। मार्च के महीने में 50 समस्याएं रहती है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अब लार्ज कैप्स ज़्यादा बेहतर रहेंगे, मिड कैप्स अच्छे रहेंगे, थोड़े कम चल सकते हैं, लेकिन लार्ज कैप में सेफ्टी ज़्यादा है, पैसा बनाने के मौके ज़्यादा है, और हल्के बाजार आपके दौड़ने को तैयार है। मार्च सीरीज में फरवरी सीरीज की नेगेटिविटी हमने छोड़ दी है, हल्के नोट पर हमने बाजार की शुरुआत की है। एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 35% पे है, और इलेक्शन ईयर है। पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बाजार तेज दौड़ लगाने को तैयार है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इस बार का ब्रेकआउट सिर्फ 100-200 पॉइंट का नहीं होगा। 22,125 के ऊपर जो ब्रेकआउट दिया है, जो लंबी रेस वाले मामला है, दीप, मुझे लगता है कि 22,500 22,700 के पहले नहीं रुकेगा। थोड़ी और भी जगह यहाँ से बन रही है, अभी भी और तेजी होनी चाहिए। ओके, तो 22,500 22,700 के लेवल्स आ रहे हैं, इसे नया ब्रेकआउट ही आप मानकर चलें, ये अनिल जी का पूरा भरोसा है। स्टॉक्स पर भी फोकस कर लेते हैं, क्योंकि लगातार स्टॉक्स पर हम ज़बरदस्त एक्शन देख रहे हैं। आज सुबह अनिल जी ने हिंडाल्को की बात करी थी, टॉप गेनर है इस समय 3.25%। पिडिलाइट अच्छा दिख रहा है, और औरबिंदो बायोकॉन कहा था इस पर फ्रेश शॉट मत करिए, दोनों ज़्यादा गिरे भी नहीं, उन्हीं लेवल्स के आसपास हैं जहाँ खुले थे। बट एक स्टॉक जो आफ्टरनून के लिए आपने आइडेंटिफाई करा है सर, जरा बताएं इसके बारे में क्या है। टाटा स्टील नो डाउट अब थोड़ा बढ़ गया है, 5% ऊपर 149 के आसपास। दी प्राइस और वॉल्यूम का दमदार एक्शन टाटा स्टील में होता दिख रहा है, और ग्लोबली जो तेजी बन रही है वापस से, आपने देखा कल नेस्डेक लाइफ हाई पर जाकर बंद होता हुआ दिखा है। बाकी मार्केट काफ़ी अच्छे है, उस ग्लोबल तेजी को भी टाटा स्टील बढ़ाने को तैयार है। नो डाउट एंट्री के लिए थोड़ा सा शायद आप लेट है, नीचे आए तो एक मौका मिले तो जरूर लेना चाहिए, लेकिन मेटल्स में एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है। खराब खबरों पर मेटल घटते नहीं और अच्छी खबरों पर तेज दौड़ लगाते हैं। हिंडाल को सुबह हमने दिया था, और टाटा स्टील हमें अभी पसंद आ रहा है। तो ये 2 स्टॉक है मेटल स्पेस पे। इवन सेल भी मैं दे सकता था, लेकिन सेल में प्रॉब्लम ये कि एक तो आज बहुत बड़ा हुआ है, दूसरा ये कि सेल जल्दी से बैन में आ जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं, इस बार सबसे पहले बैन में आने वाला स्टॉक सेल बने इस सीरीज में, यू नेवर नो। इसलिए टाटा स्टील बेटर एंड सेफर है। ओह, से 8% हो गया। या मेटल में तेजी है थी। या आज मेरा स्टॉक इन एक्शन। स्टॉक इन एक्शन, टाटा स्टील, मेटल्स, इस पूरी स्पेस पर रखिए नजर। ग्लोबली भी अच्छा एक्शन बन रहा है, हमारे बाजारों में भी स्टॉक्स बड़े ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। आइए फिर और स्टॉक्स की बात करते हैं। सारे मेहमान भी जुड़ने की तैयारी में है। कुशल और आशीष भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं इवेंट्स और खबरें बताने के लिए। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इवेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट। गुड आफ्टरनून दीप। ऑफकोर्स इवेंट्स के हिसाब से आज के दिन में 3 बजे मौसम विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मार्च से मई तक का जो एस्टिमेट है वो ये जारी करते हुए नजर आएंगे। जहां तक कल का सवाल है, एक्सचेंजेस पर डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग के लिए लाइव ट्रेडिंग होने वाली है, तो उस पर हमारा फोकस रहेगा। और रविवार के दिन प्रधानमंत्री जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठक भी करने वाले हैं 3 तारीख को। सोमवार 4 मार्च यहाँ पर कैश सेगमेंट से पार्क होटल्स हाल ही की लिस्टिंग रही है, ये अपने नंबर्स घोषित करेंगे। साथ ही BLS ई सर्विसेज 30 दिनों का जो 50% एंकर लॉक इन है, ये इनका खत्म होता हुआ दिखेगा। RK स्वामी यहाँ पर IPO के लिहाज से ये फ्रेश इसकी ओपनिंग होती हुई दिखेगी। 6 मार्च तक यहाँ पर ये IPO खुला रहेगा। कुल मिलाकर फ्रेश इशू 123 करोड़ रुपए के आसपास का है। साथ ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मुक्का प्रोटीन्स, इसका IPO बंद होता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है। तो ओवरऑल आप देखिए तो यहाँ पर IPO के लिहाज से ये एक्शन होगा सोमवार को। ओके,
कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं इस समय। आइए आशीष के पास भी चलते हैं आज की खबरें जानने के लिए। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले अगर आप देखें तो डिफेंस स्पेस में से स्टॉक्स आपको रडार पर रखने हैं। सबसे पहले एल&टी, HAL और डेटा पैटर्न्स, ये 3 स्टॉक फोकस में खास रखिएगा, क्योंकि 5 बड़े कैपिटल अधिग्रहण कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इनकी वैल्यू है 39,125 करोड़, जिसमें से अगर आप देखें तो एल&टी को 2 कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, एक हाई पावर रडार और क्लोज इन वेपन सिस्टम के लिए CIWS, इसके लिए 2 कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं एल&टी को। साथ में अगर आप देखें तो रक्षा मंत्रालय का HAL के साथ 5,250 करोड़ का करार भी है, तो यहाँ पर भी असर आपको देखने को मिलेगा। NBCC लगातार खबरें आ रही हैं, 828 करोड़ की कमर्शियल इन्वेंट्री इन्होंने बेची है, 828 करोड़ बेची है, करीब 2.05 लाख स्क्वायर फीट कमर्शियल इन्वेंट्री जो है इन्होंने बेची है। एनसीसी की बात करें तो पूरे फेब में कंपनी को करीब 1476 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। HG इंफ्रा ये भी स्टॉक रडार पर रखेगा, क्योंकि ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे से कंपनी को 709 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और बोरोसिल रिन्यूएबल्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो बोर्ड से 500 करोड़ रुपए जो है जुटाने के लिए मंजूरी मिल गई। राइट्स इशू के माध्यम से पूंजी जुटाई जाएगी। बाजार खुलने के बाद से अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स में एक्शन और डील्स भी देखने को मिली है। PB फिनटेक 13 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं। इंडियन होटल 44 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं। और अंत में डिलीवरी यहाँ पर देखिए 76 लाख शेयरों के कई सौदे हुए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए भरपूर एक्शन वाला मामला। आइए बढ़ते आगे, और अब कुछ बिगुल का है वक्त। सुमित के लिए तैयार है बिगुल, सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है, चाहे बैंक निफ्टी हो या बैंकिंग स्टॉक हो। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है, PSU बैंकिंग स्पेस का स्टॉक का भाव चल रहा है 576, 577, 576, 577 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के अंदर पिछले 4-5 दिनों की गिरावट के बाद कल से नीचे से शुरुआत हुआ था तेजी का, आज भी इसके अंदर फॉलो मूव देखने को मिल रहा है, और लास्ट 2 दिनों का हाई तो ब्रेक कर दिया है। कैनरा बैंक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 590 इसका पहला टारगेट होगा, 600 इसका दूसरा टारगेट होगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 565, 567 के पास दिखाई दे रहा है, तो 567 के स्टॉप लॉस से कैनरा बैंक में खरीदारी करें 590 और 600 के टारगेट्स के लिए। ओके, कैनरा बैंक में करें खरीदारी। राय सुमित जी। बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। और इससे पहले कि वागले साहब अपनी पिक दे, बता दूं कि सेठी साहब आज थोड़ा जल्दी 2:15 बजे अपनी पिक देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके बाद शायद वो कहीं यात्रा में है। तो इसलिए बोला कि मैं शायद उसके बाद फ्लाइट में बिजी हो जाऊं, तो पहले ले लें। हमने कहा बिल्कुल फीफो मेथड से पहले आओ पहले पाओ। बहुत ही बढ़िया। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, मैं स्टॉक ऑफ द वीक देना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत। हाँ सर बिल्कुल, बिगुल तो बच गया, अभी उसमें दे दीजिए। अनिल जी, मेरे रडार पर PFC आया है, 415 का करंट भाव है। ये पिछले महीने एक अच्छी मूव आई, फिर एक अच्छा करेक्शन आया, 375-80 के सपोर्ट से ये घुमा है। मुझे लगता है ये 440, 440, 445 तक तैयार है। 415 से 445 लगभग 30 रुपए पहुंच जाती है। उसके लिए आपको स्टॉप लॉस लेना है 409 का, जो 6 रुपए के टाइम फ्रेम मुझे लगता है ऊपर तक ये आनी चाहिए। और अगर उसमें भी सीधा उसके सीधा पहला टारगेट को दूंगा 425 का, जो शायद आज मैं कल ट्रेडिंग है तो कल के। ओके, PFC यहाँ खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। सेठ साहब इससे पहले लाइन पे जुड़े हैं, जल्दी से एक बार बिगुल। आशु सर के लिए सिंह का सुल्तान आशु मनान। आशीष जी बताएं सर, पहले तो आपकी तरफ से अगर कोई स्प्रेड है तो। अनिल जी, एक दो स्प्रेड है, स्टॉक्स की बात है तो मैं पहले निफ्टी का स्प्रेड दे देता हूँ। अनिल जी, निफ्टी 22,300 बहुत अच्छा लेवल है जो क्रॉस करके खड़ा हो गया है। अब 300 पॉइंट तेजी के बाद अनिल जी सीधा ले लेंगे तो फिर अगर 50 पॉइंट भी घट गया ना तो हमारा सौदा तो घट जाएगा, क्योंकि ऐसे लगता है कि यार हमने टॉप पे ले लिया। तो अनिल जी, इस एक्सपायरी के लिए, वीकली एक्सपायरी के लिए 22,300 की एक कॉल लेनी है, 22,550 की 2 कॉल बेचनी है। इस स्प्रेड की कॉस्ट आएगी 45 रुपीज। मैं फिर रिपीट करता हूँ अनिल जी, 22,300 की एक कॉल लेनी है, 22,550 250 पॉइंट ऊपर की 2 कॉल बेचनी है, इसकी कॉस्ट आएगी 45 रुपीज। सेफ कहां तक है अनिल जी? 22,800 तक। हमें लगता है अनिल जी अभी 22,550 550 का
लेवल इसी एक्सपायरी में मिल जाएगा। पर अनिल जी, मैं हमेशा मान के चलता हूँ, नहीं मिला तो गलत जाना पहले होना चाहिए, राइट जाना बाद में। तो राइट पाएंगे तो पैसे मिल जाएंगे, गलत जाए तो पैसे जाने नहीं चाहिए। 45 रुपीज़ की कॉस्ट है जी, और इस बार ऑप्शन टाइमली इसलिए भी बन रही है क्योंकि अनिल जी सैटरडे भी है, तो ऑप्शन के प्रीमियम नहीं टूटेंगे। तो आप अगर जो कॉल वॉल लेते भी हैं या कुछ करते हैं, तो आई थिंक दिस वीक द प्रीमियम्स विल नॉट ब्रेक, बिकॉज क्योंकि एक दिन हमारे को ज्यादा मिल रहा है। तो ऑप्शन मार्केट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जो बायर है ऑप्शन उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और सेलर तो अनिल जी देखिए, अनिल जी तेजी जो बनी है वो 22 से 100 150 है, उससे नीचे तो वो जो एक्सपायरी का नीजक रिएक्शन या गिरावट होती है उसको, उससे मैं मानता हूँ कि 200 पॉइंट ऊपर और 22-300 बहुत अच्छा लेवल है। और सबसे बड़ी बात है अनिल जी, आज 125-150 पॉइंट खुल के एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि 25 पॉइंट की भी करेक्शन दी हो, 25 की भी 300 पॉइंट में। तो ये एक ऐसा साइन है कि अनिल जी कहीं ऑप्शन सेलर कॉल्स वाले फिर ट्रैप हो रहे हैं। अगर उनको एग्जिट नहीं मिला तो ये मतलब अच्छा, मतलब ये मंथ में तो और अच्छा खिंच जाएगा, लेकिन इस एक्सपायरी तक ही मुझे लगता है 500, 550, 600 तक भी जा सकता है। तो ये स्प्रेड बनाना चाहिए। बाकी अनिल जी जब सेठी साहब से फ्री हो जाए तो 2-3 स्टॉक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक आइए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, पहले तो एक थैंक यू देना सुमित जी को, जिन्होंने अभी अभी कैनरा बैंक रेकमेंड किया, जो कल मैंने भी रेकमेंड किया था और जबरदस्त तेजी हुई है और टारगेट सब मीटअप हो गए। कल मैंने एक F&O का स्टॉक रिकमेंड किया था। और एनीवे दूसरा स्टॉक भी न्यूजन सॉफ्टवेयर था कल, जो कल मेरे बोलने के बाद जो 1 घंटे बाजार थे उसमें 8-10% की उसमें तेजी होगी, उसमें भी टारगेट हासिल होगी। अनिल जी, आज का जो मेरा पहला स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, इंजीनियर्स इंडिया में खरीदारी करने की सलाह है, जो अभी 212-213 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है, जो कि मेनली ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स, इन सब प्रोजेक्ट सेटअप करने का काम करती है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं सरकार का फोकस है रिफाइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में, मतलब 250 MMTPA की जो अभी कैपेसिटी है उसको बढ़ा के 450 MMTPA इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स का प्रोग्राम है। तो एक डेफिनेटली बहुत बड़ा पॉजिटिव और एक ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के सामने। एक जबरदस्त 8,000-9,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। फिर एक रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत अच्छा खासा फोकस है, ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में भी कंपनी काम कर रही है। हाल ही में इन्होंने असम में एक बायो रिफाइनरी भी सेटअप करी IOC के लिए, जिसमें ये बाम्बू से एथेनॉल बनाने का वो प्लांट है। और एक सोलर प्रोजेक्ट्स में भी बहुत बड़ा इनका फोकस है। ऑस्ट्रेलियन एक कंपनी है, उसके साथ भी सोलर CSP नाम है, उसके साथ भी एक स्ट्रेटेजिक अलायंस किया है। तो इस तरह के ट्रिमेंडस प्रोस्पेक्ट वाली कंपनी है। और इस जो पिछले कुछ दिनों में बाजारों में खास करके मिड कैप में जो गिरावट आई, उसमें ये स्टॉक भी करेक्ट हुआ है। मुझे लगता है बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री का मौका है और खरीदारी करने की सलाह। शॉर्ट टर्म टारगेट है 230 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 205 रुपए। 205 का स्टॉप लॉस, 230 के टारगेट के लिए करें खरीदारी EIL में। बताएं सेठी साहब आज की दूसरी पिक। आज दूसरा स्टॉक अनिल जी, आज का जो मेरी पिक है वो है स्टर्लिंग टूल्स, जो अभी 260 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक एक भारत की लीडिंग फास्टनर बनाने वाली कंपनी है। मार्केट क्लाइंट लिस्ट है जितने भी OEMs है, जैसे M&M, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, मारुति, एस्कॉर्ट, सब इसके क्लाइंट लिस्ट में है। जबरदस्त डिमांड टीवी और बसेस सेगमेंट से इनके कंपोनेंट्स के लिए है। और फिर इन्होंने एक सीरियस फोरे किया है टू व्हीलर्स के लिए, जो EV टू व्हीलर्स, मतलब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए मोटर कंट्रोल यूनिट्स पर EV पावर ट्रेन्स बनाने का। और इनमें ओला की वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स है, और ओला के भी जो टू व्हीलर प्रोडक्ट्स है वो काफी पॉपुलर है, तो उसका एक बड़ा फायदा मिलेगा। बाकी ऑटो सेक्टर पे बुलिश हूँ। ऑटो कंपोनेंट स्टॉक कई मैंने इस सेगमेंट से रिकमेंड किए हैं और ये कंपनी फंडामेंटली मजबूत है। तो इसमें जापान की भी एक लीडिंग फास्टनर कंपनी है, मेडो कंपनी लिमिटेड करके, वो इसमें 5% हिस्सेदारी रखती है और कुछ टेक्निकल टाइप भी है। इस तरह का स्टॉक है। बाकी मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। खरीदारी करने की सलाह फॉर टारगेट ऑफ 290, स्टॉप लॉस ऑफ 260। ओके, तो ये है आपके लिए राय स्टर्लिंग टूल्स में खरीदा। एक मिनट टारगेट फिर से बताएं सेठी साहब, कितना? 390 290 का टारगेट। ना 390 300। अच्छा सर, सॉरी मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ तो थोड़ा ये लो इसमें कंफ्यूजन हो गया। 390 का टारगेट, राइट? और स्टॉप लॉस 390 का टारगेट, 350 का स्टॉप लॉस, 350 का स्टॉप लॉस, 390 के टारगेट। स्टर्लिंग टूल्स में खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। धन्यवाद सेठी साहब। 2:30 बजे आप बिजी हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने पहले समय निकाला और ये 2 बेहतरीन कॉल समय दी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। आइए कुणाल जी राकेश जी के लिए बिगुल है चार्ट कॉर्नर का। फरमाए सर।
अनिल जी, जो चार्ट कॉर्नर पिक है वो है हमारा एनएमडीसी, और अगर आप ध्यान दें तो वे बैक मैंने और कुणाल जी ने कोल इंडिया रिकमेंड किया था, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन थी, और बोला था कि इसका डिविडेंड एडजस्ट करके चार्ट देखें। तो एनएमडीसी का चार्ट अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो, कॉन्फिडेंस कम आ रहा हो, तो इसका डिविडेंड एडजस्ट करके चार्ट देखेंगे तो कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपका बढ़िया हो जाएगा। तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है एनएमडीसी में। ये स्टॉक भी एक बड़े अपमूव के लिए रेडी हो रहा है। बीटीएसटी एक दो दिन का शॉर्ट टर्म नजरिए से एक ओवरवेट खरीदारी की राय ऑन एनएमडीसी। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, डेली चार्ट्स पर एक रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इंट्राडे चार्ट्स पर फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई डाइवर्जेंस भी इंट्राडे चार्ट्स पर साफ दिखाई पड़ रही है और ब्रेकआउट हुआ है, तो हमारी खरीदारी की राय एनएमडीसी में है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रख लें 230 रुपए 50 पैसे पर, 230.50 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 245 का, 245 रुपए का पहला टारगेट है, और उसके बाद हमें लगता है इसमें 255 के लेवल्स पे आते हुए दिखाई देंगे। तो 245 255 के टारगेट के लिए एनएमडीसी में खरीदारी करें। ओके, एनएमडीसी पर रखें नजर। मेटल्स ये आपको फ्रंट एंड सेंटर एक्शन में दिखेंगे। पीएसयूज अच्छे एक्शन दिखा रहे हैं और पूरे बाजार में ही खैर तेजी का माहौल बना हुआ है। आशु सर की तरफ से भी कुछ बेहतरीन कॉल्स आने की तैयारी में, आइए चलते हैं उनके पास। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर आपकी स्टॉक कॉल्स। दीपांशु, एक तो आपने लास्ट वीक जब गीत में गिरावट हुई थी तो आपने पूछा था कि एसबीआई का एक फुल स्प्रेड दिया है मार्च का, और प्रिसाइजली यही रीजन था दीपांशु कि वो मार्च का स्प्रेड था क्योंकि एक्सपायरी किसी के कंट्रोल में नहीं होती। मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सपायरी की सुनामी के आगे कुछ नहीं चलता। आप देखिए, एक दिन वो 1.5 दिन की सुनामी, उसके बाद बैक ऑन ट्रैक सब कुछ। तो अब वो दीपांशु बहुत अच्छे स्वीट स्पॉट में आ गया और बहुत बढ़िया हो गया जिस तरह से एसबीआई का है 750 850 वाला। दीपांशु, अब किसी को, मुझे एसबीआई जिस तरह से खड़ा हुआ है, बाकी भी आपने कैन बैंक वगैरह देखा, कॉल्स आ रही है। एसबीआई जो पिछली बार लगता था कि एक मूव बनी थी फिरोशियस, उसके बाद 800 रुपए नहीं गया, तो लगता है कि इस मार्च की एक्सपायरी में 800 क्रॉस होना चाहिए। तो एक तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एसबीआई डिलीवरी स्टॉक हो गया, डिलीवरी स्टॉक लेके रख लीजिए, कटेगा नहीं नीचे ऊपर नीचे जैसे होता है। दूसरा, अदरवाइज एक फ्रेश स्प्रेड है दीपांशु, 750 की एक कॉल लेनी है एसबीआई की, 772 चल रहा है इस वक्त, 770 72, 750 डीप इन द मनी लेनी है क्योंकि मुझे फ्यूचर लेना है, उसको रिप्लेस कर रहा हूँ, और 800 की एक बेचनी है। 1:1 स्प्रेड, कॉस्ट आएगी 23 रुपीज, 750 प्लस 23 773, तो वही आपका फ्यूचर लॉन्ग हो गया और शांति है। दीपांशु, नाउ इमेजिन कि वो 770 वाला पिछली 767 था, स्टेट बैंक जब हमने स्प्रेड बनाया था 767 टू 740, 25-30 रुपए। कोई भी एक नॉर्मल किसी भी टेक्निकल मेथड से या नॉर्मल कंप्लायंस से या एक एनालिस्ट को एक स्टॉप लॉस देना होता है। 25-30 रुपए का स्टॉप लॉस हर हालत में स्टेट बैंक का कट गया होता अगर वो स्प्रेड नहीं होता। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वाई एम सो सोल्ड आउट एंड मतलब गंगो अबाउट स्प्रेड्स, कि इसलिए वो बच जाते हैं। तो एसबीआई का स्प्रेड है। दीपांशु, एक दो और स्टॉक्स की बात करनी है, अगर कहें तो अभी कर लें या फिर 5 मिनट। थोड़ी देर में आपके पास फिर से आ रहे हैं, बार बार लगातार हम आपके पास पहुंचेंगे। तब तक आइए नितिन जी के लिए बिल्कुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। नितिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पे हम लेंगे 22,400 की कॉल ऑप्शन, 135 136 ये रेट है। 22,400 की कॉल ऑप्शन, बाकी है करीब 1-1.25 घंटा। मुझे लग रहा है मार्केट हाई की तरफ ही जाएगी और फिर से ऊपर जाएगी, और क्लोजिंग में आपको 155 60 तक के टारगेट मिल सकते हैं। 136-37 से 160 तक के टारगेट मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका बन रहा है 105 का, यानी 30-35 रुपए का स्टॉप लॉस है, और टारगेट भी वही 30-35 रुपए का ही बन सकता है क्योंकि ऑलरेडी बढ़ गई है। अब खास बात ये कि रोल ओवर्स हम लोग हुए हैं, रोल ओवर्स लॉन्ग रोल ओवर्स हैं, और एक्सपायरी के अगले दिन ही हम नए हाई पे आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च एक्सपायरी में 22,500 का लेवल बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी 22,325-26 स्पॉट लेवल है। तो मंडे ट्यूसडे यानी कल भी मार्केट खुल रही है, तो बहुत जल्दी हम लोग 22,500 की तरफ मूव करेंगे। और इस बार पॉजिटिव सिल्वर लाइनिंग ये है कि बैंक निफ्टी से सपोर्ट मिल रहा है और बैंकिंग के सारे स्टॉक्स में बाइंग आ रही है, जैसे कि आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, इन सब में बाइंग है, सब में लॉन्ग रोल ओवर्स है। ये एक प्लस पॉइंट है। एचडीएफसी बैंक जो नहीं चल रहा था उसमें भी लॉन्ग रोल ओवर्स है, तो वहां से भी सपोर्ट मिलना चाहिए। तो बैंक निफ्टी 48,000 की तरफ जा सकती है मार्च एक्सपायरी में, और जल्दी जा सकती है। तो कुल मिला के व्यू पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी के टारगेट शॉर्ट टर्म में 48,000 और निफ्टी के टारगेट
22,500 आने चाहिए, और आज के लिए मैं कॉल ऑप्शन रिकमेंड कर रहा हूँ 22,400। ओके, तो 22,400 का कॉल ऑप्शन खरीदें, 125 से 126 रुपए के आसपास खरीदें। ये आउट ऑफ द मनी वाला कॉल ऑप्शन है अगले हफ्ते के एक्सपायर का, और ये 135 136 के आसपास ले सकते हैं। 105 का स्टॉप लॉस लगाएं, 155 160 के टारगेट के लिए। कोई व्यू आपका बैंक निफ्टी पर भी नितिन जी? बोल लीजिए बैंक निफ्टी पे बताइए। हाँ, कोई कॉल देना चाहें या खाली व्यू? बैंक निफ्टी पे व्यू क्लियर है। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करेगी, और इसके टारगेट अभी जैसे 47 180 200 के आसपास है स्पॉट लेवल। मुझे ऐसा लग रहा है अगले वीक में 47,600 और 48,000 के लेवल टेस्ट होने चाहिए अगले वीक में ही। और उसके पीछे रीजन मुझे लॉन्ग रोल ओवर से दिख रहे हैं, और लॉन्ग रोल ओवर में इस बार सारे के सारे बैंक में, जैसे आईसीआईसी बैंक में स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्ग रोल ओवर्स हैं, उसके बाद एक्सिस बैंक है, एसबीआई है, इन सब में लॉन्ग रोल ओवर्स हुए हैं। और एचडीएफसी बैंक जो अंडर परफॉर्म कर रहा था, वहां पे भी पॉजिटिव और सिल्वर लाइनिंग दिख रही है। तो कुल मिला के बैंक निफ्टी से कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, और बैंक निफ्टी 48,000 का टारगेट मुझे लग रहा है, और 47,000 का बेस बन रहा है। 47,000 पे पुट राइटर्स काफी एक्टिव हो गए हैं, तो व्यू पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाना चाहिए। स्टॉक्स में आप फोकस कर रहे हैं तो कोटक बैंक में मोमेंटम बन रहा है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, इन तीनों पे टारगेट करके चल सकते हैं। परफेक्ट। तो यह है आपके लिए राय बैंक निफ्टी पर नितिन जी की तरफ से आती हुई निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है एक और बिगुल का, आशु सर के लिए सिंह के सुल्तान आशु मदान। आशु सर बताएं। अनिल जी, एक्चुअली बिगुल नहीं है, फ्रेश रिएट्राइजेशन है इंडस टावर के लिए। अनिल जी, जितने पिछली बार के लोग थे मुझे लगता है निकल गए होंगे, और अब अनिल जी ये मतलब जो मेरा बार बार बोल रहा हूँ 300 350 के टारगेट है डिलीवरी के लिए इंडस टावर लेके। अनिल जी, मैं टेक्निकली मतलब वो कंप्लायंस की वजह से स्टॉप लॉस देना पड़ता है, मैं कई बार बोल रहा हूँ, लेकिन ये डिलीवरी के अनिल जी ये आइडिया की न्यूज से रिलेटेड है, ऊपर नीचे करके जिन भाव से मतलब सुबह 250 था, अभी भी 260 प्लस हो गया है। इसको बिल्कुल अनिल जी नहीं छोड़ना चाहिए, और इंडस टावर में अनिल जी जो हमारा पॉजिटिव स्टैंड था वो बिल्कुल चल रहा है, और इसमें तो राकेश जी ने भी पूरा होल हार्टेडली सपोर्ट किया था। अनिल जी, एक स्टॉक है जिसकी आप सुबह बात कर रहे थे, उसमें सब लोग डेटा पॉइंट्स की बात कर रहे थे, वो जोमेटो। और पहला डिस्क्लेमर अनिल जी जो मैं बार बार बोल चुका हूँ कि वन ऑफ द रेयर इन्वेस्टमेंट्स जो मैंने की है वो जोमेटो में है। अनिल जी, एक बहुत बड़ी चीज जोमेटो में जो एक ट्रैक्शन मिलने वाला है, जो आने वाले टाइम में अनिल जी इलेक्शन है, जहां मतलब रैली हुई, जहां भीड़ होगी, जहां मेला होगा, जहां जमघट होगा, अनिल जी हलवाई हर जगह नहीं बैठ सकता। जोमेटो का तो मतलब अब वो जो अगेन रिपीटिंग द वर्ड, एक नया जैसे वो वर्ल्ड कप में हुआ था, वो तो अनिल जी क्रिकेट लवर्स के लिए हुआ था, ये तो पूरे देश में अनिल जी जहां जहां हर नुक्कड़ में जो इलेक्शन होंगे वहां पे वो सब होगा। तो अनिल जी बहुत मीटिंग्स होनी है, जोमेटो में फिर एक ट्रैक्शन आएगा, और दूसरा आईपीएल शुरू होने वाला है। तो आईपीएल में भी अनिल जी मतलब जो सारे तो स्टेडियम जा नहीं सकते, लेकिन वो आईपीएल एंजॉय करने वाले घर पे ही मतलब वो ड्रिंक के साथ जोमेटो के ऑर्डर होते हैं। तो एक बहुत अच्छा अगले 3 महीने जोमेटो के लिए आने वाले हैं। तो अनिल जी मतलब बाकी चीजें तो है ही हैं, तो मैं तो अनिल जी इसमें बहुत बुलिश हूँ, एंड दिस इज अनदर इवेंट जो वंस इन 5 years होता है, विच विल बी वेरी वेरी फेवरेबल फॉर जोमेटो काइंड ऑफ कंपनी। तो जोमेटो पर आशु जी का पॉजिटिव व्यू है, जैसे वो कह रहे हैं उनकी भी इन्वेस्टमेंट है, और नज़र रखिए इस काउंटर पर तेज़ी भी बन रही है। आइए शरद जी भी हैं हमारे साथ, और शरद जी से भी कुछ बाजार पर जुड़े एक्शन की बात करते हैं। शरद जी, ये जो पूरे मेटल स्पेस में बाउंस बैक आया है एक्सपायरी के बाद का, जो आज बड़ी मूव आ रही है, क्या कुछ ट्रिगर्स देख रहे हैं सर यहाँ पर? क्योंकि अनबिलीवेबल मूव आ रही है। 6% टाटा स्टील, सेल 7.5%, JSPL, JSW, सारे मेटल काउंटर्स मूव कर रहे हैं। बाजार क्या फैक्टर इन कर रहे हैं सर यहाँ पर? कुछ स्टॉक्स में तो देखिए करेक्शन भी आई थी, उसके बाद रिकवरी है, बट टाटा स्टील सेल में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक डिमांड पे फोकस है कि शायद वहाँ से बहुत बड़ी अपमूव आपको यहाँ से देखने को मिले। जिस तरीके से सरकार से रिलेटेड कोई ऐसा अनसर्टेनिटी है नहीं, कैपेक्स साइकिल अगर स्ट्रॉन्ग रहता है तो वहाँ डिमांड स्ट्रॉन्ग रह सकती है। बट एज ऑन डेट जो नंबर्स हम देख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा बुलिश होने की गुंजाइश तो कम दिखती है। जैसे जैसे ये ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ इनको शिफ्ट करना पड़ता है, एडिशनल कॉस्ट हेडविंड्स भी रहेंगी। और चाइना जब तक फुल फ्लेजेडली वापस नहीं आता है, आज भी उन्होंने कुछ नए इम्पेटस वगैरह दिए हैं रियल एस्टेट को सर्वाइव कराने के लिए, क्योंकि वहाँ चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बट चाइना एक डोमिनेंट पोजीशन है मेटल कंजम्पशन में भी, मेटल प्रोड्यूसर में भी।
तो मुझे लगता है अभी थोड़ा सा होप रैली है चाइना में कि वहाँ से शायद चीज़ें यहाँ से सुधरेंगी और रियल एस्टेट का पेन शायद उतना ज़्यादा ना हो जितना हम पहले परसीव कर रहे थे, तो उसी की एक रिलीफ रैली होनी चाहिए। बट ये वैल्यूएशन पे जहाँ ज़्यादातर स्टॉक्स लगभग 10-12 टाइम पे ट्रेड कर ही रहे फॉरवर्ड अर्निंग्स पे, और बहुत बड़ी रैली की मैं उम्मीद नहीं कर रहा, तो थोड़ी बहुत ऐसी रैलीज आती रहेंगी बीच बीच में जहाँ थोड़ा बहुत लोग बेट करना चाहते हैं कि बहुत बड़ा रिवर्सल कोई मेटल में आ जाए। बट मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेनेबल होगा। ग्रेजुअली जैसे जैसे नंबर्स आते हैं मुझे लगता है वापस आपको ये भाव लगभग पीक प्राइसेस होने चाहिए ज़्यादातर मेटल्स में। तो ये है आपके लिए मेटल्स जहां पर आपको बढ़िया मूव इस समय आती हुई दिख रही है। चलिए, एक्शन यहाँ पर बन रहा है। डॉक्टर रेड्डीज पर रखिएगा नज़र। इनकी एक सब्सिडी के खिलाफ यूएस में आरोप लगा है और उसके बाद देखिए स्टॉक पर एक शार्प रिएक्शन भी आपको आते हुए दिख रहा है। इनकी जो जेनरिक रेवलीमेड है इससे जुड़े मामले का ये है और साठगांठ का आरोप लगाया जा रहा है। ब्रिस्टल मायर्स और सेल्जीन कॉर्प के साथ साठगांठ का आरोप लगाया जा रहा है यूएस में। तो यूएस में कंपनी के खिलाफ शायद शिकायत दर्ज की है, यूएस के कोर्ट में कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इनकी दवा की है रेवलीमेड, जेनेरिक रेवलीमेड की बिक्री के लिए कहा गया है कि आप बाकी कंपनीज के साथ साठगांठ कर रहे हैं और इस दवा पर मोनोपोली का आरोप लगाया जा रहा है। तो मार्केट शेयर आप कर रहे हैं, प्राइसिंग आप कंट्रोल कर रहे हैं, साठगांठ है, मोनोपोली है, उसका ये एक क्लेम किया गया है। स्टॉक में भी इमीडिएट रिएक्शन आया है, 2% नीचे ये काउंटर इस समय दिख रहा है। तो नजर रखिए डॉक्टर रेड्डीज, इसके लिए कुछ खबर का इम्पैक्ट आ रहा है। पर आइए 2:30 बजे हैं, लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। हाँ जी, हमारे बाजार तो टॉप फॉर्म में दिख ही रहे हैं सर। अमेरिकी फ्यूचर्स में भी ठीक ठाक एक्शन है। डाउ फ्यूचर्स सुबह से ही सुस्त हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बट नास्डैक फ्यूचर्स में एक बार फिर से एक्शन आ रहा है। कल शाम यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस भी थी, 1% ऊपर था नास्डैक। नए रिकॉर्ड्स की तरफ आज नास्डैक आपको अटेम्प्ट करते हुए दिख सकता है, तो इस पर रखेंगे नजर। S&P फ्यूचर्स अच्छा एक्शन में है, यूरोप में अच्छा कारोबार है, एशिया पॉजिटिव था, जापान तो 2% ऊपर बंद हुआ है। बताएं सर क्या करना है इस समय? व्यू तो तेजी का, यदि बड़े ब्रेकआउट के लिए बाजार तैयार होते दिख रहे हैं। हमें तो 22,325 की क्लोजिंग से भी काम चल जाता, अब तो ये तो 22,225 माफ कीजिएगा, 22,300 के ऊपर बंद होने को तैयार होते हुए दिख रहे हैं। इससे बढ़िया क्या होगा? तो मेरे ख्याल से एक्शन भरपूर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर। अब आइए मैं पहले आपको डेटा बता दूँ। निफ्टी 22,200 के नीचे बंद नहीं होगा, ये इत्मीनान आप रख सकते हैं। क्यों रखना है वो बता दूं। 22,200 के पुट पर 74 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, भारी भरकम, जो आसानी से टूटने वाला है नहीं। सो 22,200 अब आपके लिए हो गया बेस, ठीक है। और आपको क्लोजिंग चाहिए थी 22,217 की, अब तक की हाईएस्ट मिली, उसके ऊपर की, वो आपको मिल रही 100 पॉइंट के मार्जिन से। 22,300 मेक और ब्रेक लेवल है। 22,300 के पुट पर 47 लाख शेयर हैं, कॉल्स पे 51 लाख शेयर हैं, और आप 3 बजे के पहले ही उस लेवल को पार करके टिके हुए हैं ऊपर की तरफ। तो अगर आप 22,300 टिके रहेंगे तो ये और शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी थोड़ी बहुत बढ़ा सकता है, जो ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। अब दीप मजे की बात है कि 22,500 के पहले कोई खास रुकावट की जगह है नहीं, तो इसलिए मैं आपको 2 बजे भी बोला कि 22,500 तो सामने दिख रहा है, आज कल में ही आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकता। कल तक ही आप, अगर आज ग्लोबल ठीक ठाक रह जाए तो कल ही आप 22,500 या ज़्यादा से ज़्यादा सोमवार तक देख सकते हैं। तो उस लिहाज से आपको खरीदारी अभी भी करनी चाहिए, अभी भी खरीद इन लेवल्स पर भी। सब्जेक्ट टू 22,200 आएगा तो आप और लेंगे, ओके। 125 पॉइंट नीचे आएगा तो आप और ऐड करेंगे, ये सोचकर आप खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर का टारगेट 22,400 से 22,500 की रेंज में ट्रेल करते चलें अपनी लॉन्ग पोजीशन को। ये ब्रेकआउट, आपका जो सवाल था उसका जवाब है कि हाँ ब्रेकआउट था, हाँ था, ब्रेकआउट है, हाँ है। अब दूसरा सवाल आपका बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में निफ्टी से के तरह ही अच्छा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में भी है, और क्यों है वो समझिए। इस पूरे रनअप में आपको जो बेस्ट क्लोजिंग मिली थी वो मिली थी 47,094 की बैंक निफ्टी को, 47,094 20 फरवरी को। और इस पूरे तेजी में जो आपको हाई लेवल मिला था 47,363, इंट्राडे में आप उसके बेहद करीब है, अभी तक पहुंचे नहीं है बट करीब है। 47,363, 47,375 मान लीजिए, ठीक है। आप आज पहुंचे 47,275 के आसपास, तो इंट्राडे में भी उसको पार करना बाकी। लेकिन अगर आज आप 47,100 के ऊपर बंद होते हैं तो क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी भी आपको अच्छा संकेत दे रहा ऊपर बढ़ने के, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में बैंक निफ्टी भी यहाँ से और मजबूती दिखा सकता है, बशर्ते कि आज 47,100 के ऊपर बंद होना चाहिए। सो क्लोजिंग के लिहाज से बैंक निफ्टी 47,100 थोड़ा कुशन कम है,
47,375 इंट्राडे में पार करना थोड़ा क्वेश्चन कम है। तो बैंक निफ्टी में अच्छा रनअप है, लीडरशिप है, लेकिन क्रूशियल लेवल पे यहाँ से बढ़ने के लिए कुछ ज़्यादा और चाहिए। निफ्टी के पास वो और बढ़ने के लिए जगह है। तो मैं अगर अभी लेना होगा तो मैं निफ्टी खरीदना पसंद करूंगा। बैंक निफ्टी 47,100 के ऊपर बंद होने पर लेंगे या 47,375 को पार करने पर लेंगे, दोनों में से जो भी हो जाए हम तब ले लेंगे। ठीक है, तब तक बैंक निफ्टी लेंगे। अब बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंस क्या है? 47,000 के नीचे बंद होने की संभावना कम है। 22 लाख शेयर और 23 लाख शेयर पुट कॉल में बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है, वो वहाँ पर उसको सपोर्ट देने का काम करेगा। तो रिस्क 200 सवा 200 पॉइंट की ज़्यादा नहीं है, बहुत हो गया तो 46,900। और ऊपर में अगर आज 47,100 बंद होता है तो बैंक निफ्टी में भी आपको शॉर्ट काटनी चाहिए। 47,375 पार होता है तब भी शॉर्ट काटनी चाहिए इंटरडे में। बट निफ्टी क्लियर कट आपको बाय सिग्नल दे रहा है, एक ही शर्त पे कि 125 पॉइंट नीचे आप और ऐड करेंगे। ठीक है सर, गॉट इट। तो ये है आपके लिए क्लियर व्यू इस समय बाजार पर आते हुए दिख रहा है। थोड़ी देर में अनिल जी से की तरफ से आपके लिए एक बेहतरीन कॉल भी आने की तैयारी में है कल के 2000, आइए उसका भी करेंगे इंतजार। बट बाजार का मूड माहौल बढ़िया बना हुआ है। कैश का ऑप्शन दे रहे हैं हमें सुमित जी। बताएं सुमित जी। जो कैश का ऑप्शन में स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है, सीमेंट सेक्टर पूरा चार्ट्स पे मजबूत दिख रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट का 615 वाला कॉल 23 रुपये 50 पैसा अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। अंबुजा सीमेंट पूरा सेक्टर मजबूत में है, स्टॉक के अंदर मजबूती है, लाइफ हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर कल भी एक अच्छा मूव देखने को मिला, आज भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और ये फॉलोअप मूव यहाँ से और 1-2 दिनों में कंटिन्यू रहना चाहिए। यहाँ से ऊपर में मेरे को लगता है कि अंबुजा सीमेंट 630 635 तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखाएगा और पोजिशनली तो ऊपर के लेवल दिखाएगा। इसके लिए अंबुजा सीमेंट का 615 का कॉल खरीदारी करें, 20 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 28 रुपया इमीडिएट टारगेट, 32 रुपया दूसरा टारगेट, खरीदारी करें 615 का कॉल। 615 का कॉल अंबुजा सीमेंट यहां पर करके चलें खरीदारी, ऑप्शंस के जरिए है ये ट्रेड। आइए अनिल जी की तरफ से भी उनकी कॉल है तैयार, बिगुल कल के 2000। यस सर, बताएं अनिल जी। दीप, खरीदारी करने की राय और खरीदना है फ्यूचर्स में आपको एक बैंक जो अभी तक ज़्यादा चला नहीं है, उसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। 82 रुपये 25 पैसे के आसपास इसका दाम चल रहा है फ्यूचर्स में, और फ्यूचर्स के लेवल आपको दे रहा हूँ यहाँ पर 80 रुपये 75 पैसे, 80.75, 82.25 पे खरीदना है, 80 रुपीज़ 75 पैसे पर स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट आपका होगा 84.5, 84 रुपये 50 पैसे और 86, 2 छोटे टारगेट, और उसके बाद 88 का टारगेट। 3 टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। ये 3 लेवल्स हैं जो आप नोट करके रखें हैं। बैंकिंग शेयरों में अच्छी तेजी भी नहीं है। मैं ये ढूंढ रहा था कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसका अभी चलना बाकी है, जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी का मौका बन सकता है। तो जहाँ से बैंक इसने करेक्शन दिया, इसने भी 90 से 95 रुपये की रेंज से करेक्शन देना शुरू किया और नीचे में 80 रुपये तक आया करेक्शन दे देकर। अब यहाँ से ये भी रिबाउंड करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जो फर्स्ट रैली थी वो आपको ICICI, कोटक, एक्सिस, इंडसइंड में मिल गई। अब जो छोटे स्टॉक्स हैं जहाँ जिसमें आप बंधन, RBL, IDFC को रखते हो, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से बंधन, RBL के कंपैरिजन में IDFC फर्स्ट बैंक कहीं बेहतर है। तो हमें लगता है ये एक और स्टॉक है जो थोड़ा एक्शन दिखाने को आगे तैयार हो सकता है। यहाँ पर आप 84 रुपये 50 पैसे, 86 और 88 रुपये के टारगेट के लिए कर सकते हैं खरीदारी। गॉट इट। IDFC फर्स्ट यहाँ पर रखें नज़र। मिड कैप बैंक्स में भी आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो पूरे बाजार में ही एक बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आ रहा है। 1100 पॉइंट की मूव बैंक निफ्टी में अभी आपको दिखेगी। आइए हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट स्पेस पे। देश में घरों की मांग कैसी रही है और प्रॉपर्टी की कीमतों में क्या बदलाव आ रहा है। कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स पिछले कुछ महीने के वरुण लेकर है तैयार। वरुण बताइए क्या चल रहा है रियल एस्टेट में। तो दीप, रियल एस्टेट में सिर्फ ग्रोथ ही चलती है, लगातार हमने देखा है और ये ग्रोथ अभी भी कायम है, नो डाउट। लेकिन हाँ, साल दर साल ग्रोथ है। मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे तो डी ग्रोथ हुई है दरअसल रियल एस्टेट सेक्टर में। अगर आप देखेंगे तो साल दर साल के डेटा बताता हूँ, क्योंकि वैसे ही कंपेयर किया जाता है। जनवरी के महीने में हाउसिंग की बिक्री जो है उसमें 8% के आसपास का इजाफा देखने मिला है, और सबसे ज़्यादा बढ़त अगर कहीं हुई है तो हैदराबाद में अगर आप देखेंगे तो हाउसिंग की डिमांड 29% बढ़ी है। दूसरे पायदान पे मुंबई है, जहाँ पे जनवरी में हाउसिंग की मांग में साल दर साल 23% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे तो फरवरी के महीने में अब तक करीब 24% के आसपास का उछाल जो है वहाँ पे भी देखने मिला है। करीब मुंबई में 11,700 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जो है वो हुए हैं और 865 करोड़ रुपए के आसपास के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जो है वो हुए हैं, ये डेटा दिखाता है।
अब कीमतों में भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली। जनवरी के महीने में एनसीआर और बेंगलुरु में औसतम हाउसिंग की कीमतों में 22 से 25% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में करीब 10%, चेन्नई में कीमतें 17%, पुणे में 8 से 10% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि हैदराबाद जहां पे सेल्स बढ़ी है, लेकिन वहां पे कीमतें अगर आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट फ्लैट रही है। अब इसका कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो कम हो रही है। 6% के आसपास की पैन इंडिया लेवल पे अनसोल्ड इन्वेंट्री जो है वो कम हुई है और ये 20 महीने से घट के अब 15 महीने के आसपास आ चुकी है। इसका एक बड़ा रीज़न जो कि मैं रिपोर्ट्स पढ़ा था वो ये भी कह रहे थे कि जो नए लॉन्चेस है, यानी कि जो रेडी टू मूव होम रहते हैं, वो अब ज़्यादा बचे नहीं हैं और इसके लिए आप देख रहे हैं कि जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो लगातार कम होते जा रहे हैं और जो नए लॉन्चेस आएंगे उनको टाइम है और इसके लिए कहीं ना कहीं ये मांग भी बढ़ रही है और अनसोल्ड इन्वेंट्री कम हो रही है। दूसरा, लग्जरी मार्केट पे एक नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट आई है और वो कह रहे हैं कि लग्जरी मार्केट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मुंबई अब 8वें पायदान पे पहुंच चुका है। पहले 37 नंबर पे था और विश्व में दिल्ली अब 37 नंबर पे है और बेंगलुरु जो है वो 59 नंबर पे आ चुका है। इनफैक्ट एक आंकड़ा भी इन्होंने दिया है कि यहाँ पे करीब 1100 स्क्वायर फीट के आसपास की ज़मीन खरीदने के लिए मुंबई में आपको करीब 8-8.5 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च करना पड़ता है, जो कि काफ़ी देशों से मुकाबले अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा भी है। तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं, रियल एस्टेट मार्केट प्राइस सब बढ़ रहा है, लगातार महंगा होते जा रहा है। हाँ, मंथ ऑन मंथ थोड़ा कूल ऑफ ज़रूर हुआ है। बताइए सर, क्या करें? क्या करें? क्या करना चाहिए हमें? व्हाट इज योर सजेशन? जी, मुझे तो एक बात याद आती है। आपने कुछ टाइम पहले, मुझे याद है, कहा था, मेरे ख्याल से कोविड या उसके बाद ही, कि रियल एस्टेट स्टॉक से साथ साथ घर भी खरीद लेना चाहिए। ये आपने उस टाइम पे कहा था, मुझे आज भी याद है। और बात तो सही है, जिसने खरीदा उसने, मतलब क्योंकि रेट्स जिस हिसाब से बढ़े जा रहे हैं लगातार, अनअफोर्डेबल हो गए। राइट। कम से कम खाली आप खरीदना ये कॉलर ऊंची कर सके, हम दुनिया के 10 महंगे शहरों में रहते हैं। और बस यही है। क्या बंसल जी, क्या कुणाल जी, हम 10 महंगे शहरों में रहते हैं। आप बताओ। हाँ बंसल जी, आर यू फीलिंग लिटिल लो? नहीं अनिल जी, मैं तो अनिल जी लिटिल लो आज नहीं अनिल जी। एक बार अनिल जी, वंस अपॉन अ टाइम अनिल जी, पुराने चैनल पर व्हेन वरुण वाज टेकिंग ऑफ अनिल जी, शादी करने जा रहे थे, तब आप इनको राय दे रहे थे और पीसीआर ने मुझे कनेक्ट कर रखा था अनिल जी। इतने प्यार से आपने वरुण को समझाया था, तब मैं अनिल जी बहुत लो फील कर रहा था कि मेरे को किसी ने इस तरीके से समझाया अनिल जी। मतलब कि हाथ पकड़ के रोका नहीं, बाकी तो अच्छे से अनिल जी वरुण ने समझाया था और इस चीज के साक्षी वरुण भी होंगे अनिल जी। देखो आप अपनी किस्मत पे भरोसा रखिए, भले ही आपको उस वक्त आपको किसी ने नहीं समझाया, लेकिन आप भी वही करते हैं जो उस वक्त वरुण ने किया। समझाया मैंने बहुत, किया उसने वही जो उसको करना था। आपको भी कोई समझाने वाला मिल भी जाता तो भी आप शादी किए बगैर रहते नहीं। अब वरुण वही फॉर्मूला 4-5 में ट्राई कर चुका है, इसकी कोई सुनता ही नहीं। वरुण बोलता देखो मुझे, देखो क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, जिनको करना है वो तो करेगा ही शादी, तो बढ़िया है। कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए, ये है मुंबई के महंगे घरों का सपना जो हकीकत में रखा है आपके सामने वरुण ने। प्रॉपर्टी के दाम 10-10% में। इस पर आशु सर की कुछ विशेष टिप्पणी है? जी सर बताएं। अनिल जी, आप घर का पूछ रहे थे कि कैसा लग रहा है। अनिल जी, रहें कहीं पे, लेकिन अनिल जी पार्टी हम गुड़गांव में करते हैं, जो इस वक्त मतलब दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस है। तो अनिल जी, रहने से तो रहने वाला अगर वो नहीं भी मिल रहा चाह हमारे को कि हमें टॉप 10 में नहीं रह रहे, पर अनिल जी हम पार्टी तो ऐसी जगह पे कर रहे हैं जो टॉप 3 ऑफ द वर्ल्ड है इस वक्त। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी बात है। पार्टी करने कहीं भी जाएं, रहे मुंबई में, रहे मुंबई। रहे मुंबई, महंगी जगह में रहिए। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, देखिए टॉप 3 की बात कर रहे हैं, गुड़गांव में पार्टी कर रहे हैं अनिल जी, लेकिन पार्टी अकेले अकेले कर रहे हैं। जो टॉप 2 अनिल जी एनालिस्ट हैं, राकेश और कुणाल अनिल जी, उनको छोड़ के पार्टी कर रहे हैं। कुणाल जी देख रहे हो आप? कुणाल जी बोलो। बंसल जी भाभी जी भी देख रही है शो, और जो अभी आप समझने और समझाने की बात कर रहे थे, तो शाम को काफी कुछ समझना पड़ेगा आपको, तो देखिए समझिए थोड़ा। चलिए बढ़िया है। वैसे एक बात है, पर आज वैसे तो फ्राइडे है, बट पार्टी नहीं कर सकते आज पार्टी ध्यान रखना। कोई पार्टी वार्टी की चक्कर में पड़ना मत भाइयों। कल सुबह काम करना है और वही रोज वाले हिसाब से ही करना है। सुबह 7 बजे से
हमारे शो की शुरुआत करेंगे। पावर ब्रेकफास्ट होगा आपके लिए 7:30 बजे हमेशा की तरह आपके लिए ट्रेडर्स डायरी भी होगी, और 8 बजे हमेशा की तरह मैं और दीप आपके साथ शो की शुरुआत भी करेंगे। 9 बजे हम प्री ओपनिंग सेशन भी करेंगे। 9:15 बजे हम आपके लिए कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन लेके आएंगे। 10 बजे तक लाएंगे। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल है। अब यहाँ से थोड़ा एबनॉर्मल शुरू होता है। 10 से 11:30 बजे है आपके लिए लंच ब्रेक। और इस बीच में हमने आपके लिए कुछ विशेष आयोजन भी किया है, जिससे कि आप ब्रंच करते करते वो शो देख सकें। कुछ स्पेशल विशेष शो आने की तैयारी में आपके लिए। एक है DRS, डबल रिटर्न स्टॉक। जब DRS ये आया है, डिजास्टर रिकवरी साइट से NSE और BSE अपनी कल टेस्टिंग करेंगे। हम भी अपना DRS करेंगे। ऐसे स्टॉक्स जो डबल होने का मादा रखते हैं, ताकत रखते हैं, बिल्कुल, जिन पर उम्मीद है। तो हम आपको कल 10 बजे कुछ बेहतरीन स्टॉक्स लेकर आएंगे DRS, और 10:30 बजे भी एक विशेष कार्यक्रम आने वाला है, जिसकी घोषणा बाद में की जाएगी। थोड़ा सस्पेंस रखा है उसको। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। हाँ, बस खाली ये बताया विशेष कार्यक्रम में मेरे और दीप के साथ में, लेकिन बस इससे ज़्यादा हमने बताया नहीं। तो ये सारा का सारा एक्शन है आपके लिए। याद रहिएगा, बस कल एज नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन आपके लिए आ रहा है। बस थोड़ा उसमें बदलाव रहेगा कि फुल डे ट्रेडिंग नहीं है और बीच में आपको एक ब्रेक भी मिलने वाला है। बट फुल एक्शन में बाजार दिख ही रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स में भी आपको अभी मूव अच्छी आती हुई दिख रही है। नजर रखिए बैंकिंग स्पेस के काउंटर्स पर भी। एक्सिस बैंक भी काफ़ी एक्टिव इस समय हो रहा है। NBFCs पर रखनी है नज़र, क्योंकि बैंक्स के साथ साथ NBFCs में भी अच्छा एक्शन हो रहा है। L&T फाइनेंस का चार्ट देखिए, इसमें भी थोड़ी मूव आ रही है। चार्ट देखने से पहले एक बार अशोक लेलैंड के बिक्री के नंबर आए, जरा एक बार देख लेते हैं कि अशोक लेलैंड, ओहो, ये तो डी ग्रोथ 6% खराब है। घरेलू बिक्री 6% गिरी है सर। हाँ, खराब नंबर दिख रहे हैं। मतलब डी ग्रोथ आती दिख रही है, लंबे समय बाद डी ग्रोथ दिख रही है। तो अगर साल दर साल बिक्री घट कर आई है बढ़ने के बजाय, तो ये तो लंबे समय बाद खराब नंबर बढ़ क्यों रहा है, तो समझ नहीं आया। नंबर तो काफ़ी ढीले दिख रहे हैं मुझे। ऑन द फेस ऑफ इट अगर डी ग्रोथ आई तो ये तो बड़ी चिंता की बात है। मुश्किल इम्पैक्ट है बिल्कुल। इस बार एक्चुअली आपने वही मैं भी बस वेट कर रहा था इसकी बात करने का। बट इस बार ऑटो सेल्स, इवन दो ऑटो स्टॉक्स एक्शन में रहे हैं, हाईज पर रहे हैं, बट ऑटो सेल्स उतनी कन्विंसिंग रही नहीं है सर। एस्कॉर्ट्स हमने सुबह ऑलरेडी देख लिया था। अब आप सेकंड एग्जांपल ये अशोक लेलैंड में देख रहे हैं। तो आई थिंक अपडेट लेते हैं। कुशल भी है हमारे साथ तैयार। अब तक का जो ट्रेंड रहा, हालांकि स्टॉक डेज हाई पर है, अशोक लेलैंड नंबर आने के बाद स्पाइक कर रहा है। मे बी बाजार इससे भी ज़्यादा वीकनेस के अनुमान लगा रहा था, शायद उतना खराब नहीं आया। बट कुशल से ज़रा समझते हैं कि क्या ट्रेंड निकल कर आ रहा है इस बार ऑटो बिक्री का। कुशल बताइए। बिल्कुल, तो पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं दीप कि यहाँ पर ऑटो सेल्स की जो बिक्री आती हुई दिख रही है वो एक्चुअली बढ़िया आती हुई दिख रही थी। काफ़ी सारे सेक्टर्स और स्पेसेस अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट इस बार काफ़ी मिला जुला सेटअप देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो टाटा मोटर्स, यहाँ पर कुल CV बिक्री इनके भी करीबन 4% गिरकर 35,085 यूनिट्स पर आती हुई दिख रही है। अशोक लेलैंड का आपने अभी देखा ही है कि 6% की गिरावट वहाँ पर भी होती हुई दिखी है। बट घरेलू पैसेंजर बिक्री में 20% की ग्रोथ हमें आती हुई नजर आ रही है 51,267 यूनिट्स पर। बट दूसरी तरफ बजाज ऑटो यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस है, 25% की ग्रोथ टू व्हीलर्स में। साथ ही टोटल सेल्स में भी ऑलमोस्ट 24% की बढ़त के साथ 3,46,000 यूनिट से ज़्यादा यहाँ पर ये भी बेचते हुए दिख रहे हैं। आइशर यहाँ पर करीबन 6% की ग्रोथ है। आमतौर पर हम देखते हैं कि रॉयल एनफील्ड की ग्रोथ रिलेटिवली बेटर साइड पर रहती है। डबल डिजिट इनफैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, बट इस बारी सिंगल डिजिट में ही रॉयल एनफील्ड की ग्रोथ रही है 75,935 यूनिट। जहाँ तक M&M का सवाल है, मिला जुला प्रदर्शन देखने को मिला है। और ट्रैक्टर्स की आप बात कर ही रहे थे, तो उसमें तो 16% तक की डीप गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मैं जनवरी और दिसंबर के भी अगर कंपेयर करूँ तो M&M में तो वहाँ पर 17% और 18% की रिस्पेक्टिव आपको डिग्रोथ आती हुई नजर आई है। तो ट्रैक्टर सेगमेंट हेविली अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले 3 महीनों से, दोनों ही एस्कॉर्ट्स और M&M के केस में। इनफैक्ट ऑटो स्पेस में 24% की ग्रोथ M&M की यहाँ पर होती हुई दिख रही है, तो ये रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस है। बट 24% आमतौर पर हम देखते हैं कि करीबन 36%, 56% की भी ग्रोथ एक टाइम पे M&M के ऑटो डिवीजन में अच्छा आता हुआ परफॉर्मेंस दिखा है। इस बारी थोड़ा सा कमज़ोर साइड पर यहाँ पर देखने को मिल रही है, बट ग्रोथ रिलेटिवली एक्चुअली अच्छी है अगर आप अन्य कंपनियों से कंपेयर करें तो। हालांकि एस्कॉर्ट्स अगेन 17% तक की गिरावट यहाँ पर है और लगातार तीसरा महीना है ट्रैक्टर की बिक्री में हमें लगातार धीमापन देखने को मिल रहा है। तो ऑल इन ऑल अभी ये फरवरी महीने जो ऑटो सेल्स आते हुए दिखे हैं अब तक जितने भी नंबर्स, काफ़ी मिला जुला मिक्स्ड बैग एक रिव्यू यहाँ पर देखने को मिला है। एंड कुछ एक पॉकेट्स में यानी कि ट्रैक्टर्स में और कमर्शियल व्हीकल्स में अब तक जो आंकड़े आ रहे हैं वो थोड़े से गिरावट के देखने को मिल रहे हैं।
बिल्कुल। एक बार शरद जी से भी इस ट्रेंड पर राय लेते हैं। शरद जी, अभी अशोक लेलैंड में भी हमने गिरावट देखी, सेम ट्रेंड आपने एस्कॉर्ट्स में भी देखा है, इस ट्रैक्टर बिक्री अच्छी नहीं रही है, M&M में भी कमर्शियल व्हीकल्स पे थोड़ी परेशानी है। जरा बताएं सर, पैसेंजर व्हीकल सेल्स ठीक है, टू व्हीलर सेल्स ठीक है, बट कमर्शियल व्हीकल में वीकनेस आ रही है? जी, कमर्शियल व्हीकल्स में वीकनेस रही है और ज़्यादातर एस्टिमेट्स यही है कि शायद बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट वहाँ पे देखने को नहीं मिले, बट पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर्स में अभी भी कोई स्लो डाउन है नहीं, तो वहाँ पे अभी भी जो पेंटअप डिमांड वाला मूड था वो अभी तक चल रहा है और नए लॉन्चेस भी सक्सेसफुल हुए हैं। बट कमर्शियल व्हीकल्स में अक्रॉस द बोर्ड हम भी थोड़ा स्लो डाउन देख रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि अभी सारे पैक में अगर आप देखते हैं तो ज़्यादातर स्टॉक्स में वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट रहे नहीं, जैसे साल सवा साल पहले बहुत कंफर्ट था एस्कॉर्ट्स को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक्स में। अब वो कंफर्ट अगर आपको किसी स्टॉक में खोजना है तो मुझे लगता है सिर्फ अशोक लेलैंड बचता है, और मुझे लगता है सीवी के साइकिल में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा जैसे जैसे इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर्स फ्लो इन होते हैं। मुझे लगता है वहाँ से थोड़ा पुश उनको मिलना चाहिए, बट कमर्शियल व्हीकल के साइड पे बहुत बड़ी पुश अनलेस एंड अनटिल कोई नए रेगुलेटरी चेंजेस आते हैं, उसके बिना बहुत बड़ा चेंज आना थोड़ा सा मुश्किल ही दिख रहा है यहाँ से। ओके, तो ये है आपके लिए अशोक लेलैंड जहां पर आपको रखनी है नज़र, और बाकी कमर्शियल व्हीकल्स की जो सेल्स उतने खास रहे नहीं हैं। एक बार ज़रा NMDC को भी पुल अप करते हैं। यहाँ पर भी जो नंबर्स का ट्रेंड आया है वो इतना खास नहीं आपको आते दिख रहा है। उत्पादन के नंबर्स आए आई थिंक NMDC में, एक बार ज़रा उसको भी पुल अप करते हैं। 13% घटा है फरवरी में उत्पादन, ये आपके लिए अपडेट आ रहा है। तो करीब 32 लाख टन का उत्पादन आया है फरवरी में, साल दर साल, यानी कि पिछले साल फरवरी के से इस फरवरी का कंपैरिजन करें तो करीब 13.5% घटा है। हालांकि बिक्री इनकी अच्छी रही है, सेल 5.5% बढ़कर आई हैं, बट जो आउटपुट है वो थोड़ा कम रहा है। ये एक अपडेट है आपके लिए जहां तक NMDC का सवाल है। चलिए इस पर भी रखते हैं नज़र। हालांकि स्टॉक थोड़ा डिप आया है ये नंबर्स आने के बाद, बट अभी भी 3-3.25% ऊपर ही होल्ड कर रहा है। सुमित जी के लिए एक बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। हिमांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 2244, 2250, 2245, 2250 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है ग्रासिम। ग्रासिम के अंदर भी ब्रेकआउट है। ग्रासिम वन वे तेजी के ट्रेंड में है। ग्रासिम के अंदर आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी फॉर्म हो रही है और स्टॉक भी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर यहाँ से अभी और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा आज और आने वाले हफ्ते में, अगले हफ्ते में स्टॉक में अच्छा तेजी का मूव देखने को मिलना चाहिए। इस नीचे में जो इसका सपोर्ट है 2200-2210 के पास है, तो 2210 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 2290 का पहला टारगेट, 2320 का दूसरा टारगेट, दोनों शॉर्ट टर्म टारगेट है। पोजीशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। खरीदारी करें ग्रासिम। ओके, तो ये है आपके लिए HAL और ग्रासिम, माफ़ कीजिए ग्रासिम, जिस पर रखनी है नज़र। यहाँ पर आपको अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा है। HAL पर भी रखनी है नज़र, वहाँ पर भी मूव आ रही है। TVS एक्सपोर्ट्स के भी यहाँ पर आपको नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, और टू व्हीलर्स की तरफ से जो परफॉर्मेंस है वो बरकरार है। एक्सपोर्ट ग्रोथ देखिए इनकी, अभी कुल नंबर्स में मैं आपके लिए पुल अप करता हूँ, बट एक्सपोर्ट ग्रोथ इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको आती हुई दिखी है। 85% की ग्रोथ आपको वहाँ पर आती हुई दिख रही है। ओवरऑल सेल्स का भी आंकड़ा इसके लिए पुल अप करते हैं, बट TVS मोटर्स के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर अभी अभी आते हुए दिख रहे हैं। आई एम नॉट श्योर अगर ये नंबर एग्जैक्टली करेक्ट है कि ये तो शानदार ग्रोथ रहेगी उनके ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में, अगर 85% इनकी ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़कर आई है। स्टॉक भी एकदम नंबर्स आते ही रिएक्ट कर रहा है, स्पाइक इस पर आपको बनते हुए दिख रहा है। तो TVS मोटर्स इस पर रखिएगा नज़र, एक्शन में ये काउंटर आ भी रहा है। टू व्हीलर्स का ट्रेंड बढ़ेगा। टोटल बिक्री 33%, एक्सपोर्ट्स 85%, और दीप मैं ये कह सकता हूँ इन नंबर्स को देखने के बाद सबसे बेस्ट नंबर जो आए हैं पूरे के पूरे ग्रुप में, सेक्टर में, बेस्ट बिगेस्ट एंड बेस्ट। क्योंकि आज सुबह हम देख रहे थे बजाज ऑटो 25% ग्रोथ थी, इनकी 33% ग्रोथ आई, और ये तो 33 तो ओवरऑल है। एक्सपोर्ट 50% मतलब बहुत गजब का माना जाएगा। ये एक्सपोर्ट मार्केट जो खुला है ना TVS के लिए, ये बड़ा कमाल का, क्योंकि TVS हमेशा से महंगा स्टॉक रहा है, और TVS जिनको पसंद है उनको बहुत पसंद है, और इन नंबर्स के बाद तो बहुत ही गजब का एक्शन है। मतलब ये तो तोड़फोड़ नंबर है, ऐसे नंबर हाँ एक तरफ जैसे अशोक लेलैंड और सुबह किसके एस्कॉर्ट्स के आए थे बेहद घटिया नंबर से, मतलब उनके कंपैरिजन में देखो वहाँ डी ग्रोथ आई। ये तो 33% की ग्रोथ, तो मतलब किसी भी लिहाज से आप देखो TVS मोटर्स की बहुत शानदार जबरदस्त नंबर्स हैं, अनडाउटेडली बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस TVS की तरफ से आती हुई दिखे। तो तगड़े नंबर्स है TVS के, और जरा इन नंबर्स पर ही एक बार राय ली जाए हमारे एक्सपर्ट से। जरा TVS के चार्ट्स वागले साहब आप देखिए। आप मेरे
पास अगर कुछ सेकंड पहले आते हैं, मैं बोलता अभी के अभी लेना चाहिए, क्योंकि 2200 का जो मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, अभी 2211-15 के आसपास है, यहाँ पे लेके 2200 के आसपास ऐड किया जा सकता है। मेरा मानना ये 2250 1 से 2 दिनों में दिखाई देगा। कितना है? 200 तो ऑलरेडी चल रहा है। 2250 2250 अनिल जी, 2250 40 रुपए बस, वो तो अभी हो जाएगा। अनिल जी, ट्रेडिंग मूव है, मतलब वो अगर आपको लंबा टारगेट चाहिए तो अनिल जी 2300 अगला टारगेट होगा। 2300, हाँ ये ठीक है, ये रीजनेबल। 2235 तो हो ही चुका है। देखिए बात करते करते 2235 तक आ चुका है, तो बड़ा टारगेट 2300 का है और 2250 तो तुरंत ही होने की तैयारी में। बड़ा एक्शन टीवीएस में आता दिख रहा है इन नतियों के दम पर, शानदार नंबर्स और बहुत ही बढ़िया एक्शन आया। तो अब पहली बार ये, मतलब पहली बार तो नहीं कहूँगा, लंबे समय बाद ये अपने वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रहा है। ऐसे नंबर देखा, बहुत शानदार नंबर, और टीवी बजाज ऑटो के मुकाबले में बेहतर परफॉर्मेंस भी दिख रही है। बिल्कुल सर, एब्सोल्यूट शानदार परफॉर्मेंस है, के मुकाबले तो अच्छी है। शरद जी, टू व्हीलर में, वैसे तो अभी ऑटो की बात करी थी, पर टू व्हीलर्स में अगर आपको प्रेफरेंस लेनी हो, स्पेशली इन नंबर्स देखने के बाद, तो आप भी टीवीएस के साथ जाएंगे या फिर वैल्यू कहीं और है? नहीं, वैल्यू वाइज तो अभी भी हम लोग को लगता है हीरो मोटोकॉर्प में ही ज़्यादा वैल्यू है। जो इलेक्ट्रिक लॉन्च वगैरह है उसमें जो ट्रैक्शन आएगी उसका फ़ायदा अभी तक नंबर्स में कहीं भी है नहीं। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा कंफर्ट आपको टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटो में रहेगा। और जैसा आप लोग अभी बात भी कर रहे थे कि जनरली देखिए टीवीएस थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे ही ट्रेड कर रहा है काफ़ी समय से। एक्सपोर्ट के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, बट सस्टेनेबिलिटी मुझे लगता है डाउटफुल है। और डोमेस्टिक में जैसे जैसे बजाज और टीवीएस इलेक्ट्रिक में अपनी कंपटीशन को रैंप अप करते हैं बड़े डिस्ट्रीब्यूशन रीच के साथ, तो मुझे लगता है टीवीएस को कंपैरेटिवली इतना आसान नहीं होगा, खास करके इलेक्ट्रिक वाली स्पेस में। और वैल्यूएशन कंफर्ट भी नहीं है। तो अगर मुझे एक ही स्टॉक पे बेट करना हो तो मैं सिर्फ हीरो मोटोकॉर्प पे बेट करना चाहूँगा। आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर अभी भी बेटर वैल्यू है शरद जी के लिए, आगे जाकर इनके व्हीकल्स लॉन्च पर और फर्क होना चाहिए, बट नॉनदलेस एक्शन यहां पर आ रहा है। टीवीएस मोटर्स में इस समय सेल्स के बाद जबरदस्त स्पाइक दिखाया आपको। आइए बिगुल वागले साहब के लिए भी वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, रिलायंस ने मल्टीपल पिछले 8 से 10 दिनों के मल्टीपल टॉप जो कि लगभग 3000 के आसपास है, 2990 3000 ये रेंज में है, इसको ब्रेक किया है। अभी 3006 का लेवल है। आपको 2980 जो कि 1% का रिस्क बनता है, ये स्टॉप लॉस बनेगा। 3060 का मेरा टारगेट होगा, जो मुझे लगता है कल के दिन में आना चाहिए। तो ये है आपके लिए रिलायंस। चलिए, बाजार के ऊपर जाने का एक बड़ा ट्रिगर अब आपके सामने आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी एक्शन बनते हुए दिख रहा है। 3060 तक के टारगेट्स वागले साहब की तरफ से आ रहे हैं। इनफैक्ट आज पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस पर ही आपको बढ़िया मूव दिख रही है। ओएमसीज भी एक्शन में आ रही हैं। ऑयल इंडिया की हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। बाकी ऑयल एंड गैस से जुड़े स्टॉक्स पर भी एक्शन आ रहा है, और उनमें से एक और स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नजर, वो है गेल। इस पर सिटी का भरोसा बढ़ा है। एक रिपोर्ट लेकर आए हैं, क्या है खास गेल के बारे में, आइए जानते हैं। एक बार वरुण है हमारे साथ तैयार। वरुण, बताइए क्या चल रहा है। तो दीप, ये गेल के लिए तो है, लेकिन साथ साथ जो गेल के कस्टमर्स हैं ना, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। अब दरअसल हुआ क्या है, सिटी ये कहता है कि अमेरिका में जो हेनरी हब की प्राइसेस है, बेसिकली हेनरी हब जो आप इंपोर्ट करते हैं एलएनजी, उसमें प्राइसेस जो है वो डिस्कवरी करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो औसतम प्राइस जो है उसमें करीब 44% के आसपास की गिरावट आई है। $2.7 प्रति MMBTU से गिर के ये $1.5 प्रति MMBTU के आसपास आ चुकी है। और ये गेल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, दो टाइप के गैस यूज़ होती है, एक APM गैस जो कि आपके डोमेस्टिक गैस होती है, और एक इम्पोर्टेड गैस होती है। और गेल अगर आप देखेंगे तो 50% के आसपास की नेचुरल गैस जो इंपोर्ट करता है वो अमेरिका से करता है। तो कहीं ना कहीं इसकी प्राइस जो है ये हेनरी हब से डिस्कवर होती है। और क्योंकि इसकी कीमतें गिर चुकी है, अगर यहाँ से APM गैस का एलोकेशन ढंग से नहीं होता तो भी हेनरी हब की जो प्राइसेस गिरी है उससे बहुत हद तक ये ऑफसेट हो जाएगा। इसके लिए इस कंपनी की जो मार्जिन है उसमें अच्छा खासा बढ़ोतरी होने वाली है। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर गिरती है तो इसको पूरी तरह से पास ऑन नहीं किया जाता, थोड़ा बहुत पड़ जाता है। इसके लिए इनका कहना है कि आगे जाके रियलाइजेशन स्थिर रह सकते हैं। एबिटा जो है उसमें भी अच्छा खासा सुधार जो है वो आपको देखने मिल सकता है। और इसके लिए इन्होंने इस कंपनी के प्राइस टारगेट बढ़ा दिए हैं। सिर्फ इस एक कारण की वजह से इन्होंने 195 से प्राइस टारगेट बढ़ा के 200 रुपये के आसपास का कर दिया। अब इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो
कस्टमर से उनको भी फायदा क्यों होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 44% प्राइस गिरे हैं तो कुछ नहीं तो नहीं 25 से 30% तो कम से कम पास ऑन होगा। तो ये इनके जो LNG कस्टमर्स है, खासकर अगर आप देखेंगे तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं या फिर बाकी कंपनीज है, उनको इसका बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। लेट्स सी उनको कैसा फायदा मिलता है, लेकिन फिलहाल गेल को तो फायदा होगा, ये सिटी कह रहा है, इसके लिए इन्होंने अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं। गेल को फायदा होगा इसलिए यहाँ पर इन्होंने टारगेट भी बढ़ा दिया है और एक्शन में भी स्टॉक दिख रहा है 1.5% के ऊपर गेल है, बट इनके कस्टमर्स को भी फायदा होना चाहिए। शरद जी, कोई पिक आपकी ऑयल एंड गैस स्पेस से सर? देखिए वैल्यूएशन कंफर्ट तो सिर्फ IGL में आएगा वहाँ पे, अगर आप हिस्टोरिकल नंबर्स पे देखेंगे तो, बट वहाँ ऑलरेडी ओवरहैंग है दिल्ली में जिस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो रही है। तो अक्रॉस द बोर्ड मुझे लगता है अगर कुछ लेना हो तो अब इस स्पेस में बहुत ज़्यादा अपसाइड की गुंजाइश मुझे कमी दिख रही है। OMCs भी लगभग मेरे हिसाब से फेयरली वैल्यूड हैं, ऑयल और ONGC भी लगभग 9-10 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं। सिमिलरली गेल वगैरह भी अगर फॉरवर्ड नंबर्स अगले साल के 17-18 रुपये भी पकड़ें तो लगभग 10 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इस स्पेस में अगर आपको एकदम डेस्परेट होकर एक बेट लेनी है तो प्रोबेबली आप IGL ले सकते हैं कि जैसे जैसे लॉन्ग टर्म वाली जो तो लॉन्गर रूट्स पे जो बसेस वगैरह के लिए CNG की वो बात कर रहे हैं वो प्लान प्ले आउट करता है। बट उसके अलावा ज़्यादातर स्टॉक्स में मुझे लगता है वैल्यूएशन लगभग फेयरली टू फुल्ली वैल्यूड है। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ से नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं दिखनी चाहिए। बहुत बड़ी री रेटिंग PSUs के लेवल पे और होती है सेकंड लेग पे तो हो सकता है, बट मुझे डाउट है कि बहुत ज़्यादा अपसाइड आपको यहाँ से मिलेगी इन स्टॉक्स में। तो ज़्यादा अपसाइड यहाँ से नहीं मिलनी चाहिए, बट IGL एक स्टॉक है जिस पर शरद सर का भरोसा है और वहाँ पर आपको मूव एक दिख सकती है। चलिए उस पर रखेंगे नज़र। IGL के साथ साथ MGL में भी थोड़ा एक्शन दिख रहा है, हालांकि IGL इस समय क्लियरली एक रनअवे गेन्स दिखा रहा है। एक स्टॉक और ऑटो स्पेस से जो बढ़िया मोमेंटम में है, भारत फौज, इस पर आज भी तेजी बरकरार है। एक बार सुमित जी से भारत फौज पर राय लेनी है। सुमित जी, भारत फौज मदरसन दोनों पर आपका भी फोकस पहले से ही बना हुआ है। भारत फौज आज फिर से अच्छी मूव दिखा रहा है, अभी पिछले 15 मिनट में एक फ्रेश अप मूव आती हुई दिख रही है। जरा देखें सर इस चार्ट को। निवांशु, स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाएगा। लास्ट 2 दिन पहले के हाई ब्रेक कर रहा है, 1180 पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। भारत फौज का इमीडिएट ऊपर में हर्डल 1195 है, जो कि इसका इमीडिएट टारगेट होगा। 1195 का लेवल टूटने के बाद और क्लोजिंग मिलने के बाद स्टॉक में मोमेंटम बढ़ेगा और 1225 रुपए तक के लेवल नेक्स्ट वीक में भारत फौज में देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 1150 1145 के पास है, तो कोई भी छोटा मोटा डिप आता है तो खरीदारी करें। 1150 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 1225 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में भारत फौज में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त सुमित जी की तरफ से आती हुई भारत फौज पर। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। बताएं सर। स्टॉक का भाव चल रहा है 793, 794, 793, 794 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है कैनफिन होम। कैनफिन होम के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। पिछले 4-5 दिनों की गिरावट के बाद स्टॉक ने कल से रिकवरी फेज स्टार्ट किया है और आज एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। नीचे में 774, 775 का सपोर्ट है, तो 774 के स्टॉप लॉस से कैनफिन होम में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 815 का पहला टारगेट, 825 का दूसरा टारगेट, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट से अचीव होने पे रैली एक्सटेंड होते हुए देखने को मिलेगी। खरीदारी करें कैनफिन होम। कैनफिन होम्स यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी 815, 825 में। कह रहा था कि नजर रखिए NBFCs पर एक मूव आ रही है। L&T फाइनेंस थोड़ी देर पहले अच्छा दिख रहा था, अब कैनफिन होम्स पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो NBFCs बैंक्स के साथ साथ ये भी एक्शन में आ रहे हैं। इस बीच निफ्टी आपके लिए फ्रेश रिकॉर्ड बनाते हुए दिख रहा है 22,340 के ऊपर। अभी अभी यहाँ पर आपको नया रिकॉर्ड बनते हुए दिखा है। 350 का लेवल अभी अभी निफ्टी में छुआ है, तो अच्छी तरह से पिछले रिकॉर्ड से अब आप 50-53 पॉइंट ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। फ्रेश रिकॉर्ड हाई इस समय बाजार में बनते हुए दिख रहा है और पिछले कुछ मिनट में कुछ और स्टॉक्स में भी खरीदारी आई है। बैंक्स तो आपको लगातार मोमेंटम दिखा रहे हैं, NBFCs में भी एक्शन बना है। ऑटोज़ में स्पेशली ये जो नंबर्स आए हैं अशोक लेलैंड के बाद TVS मोटर्स के, उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प में एक स्पाइक आपको दिखा है, मारुति और M&M में आपको एक स्पाइक आते हुए दिखा है। तो ऑटोज़ की तरफ से आज बढ़िया योगदान आते हुए दिख रहा है। ऑफकोर्स वेटेज के हिसाब से जो हाईएस्ट वेटेज स्टॉक है इस समय निफ्टी का HDFC बैंक, वो सबसे ज़्यादा एक्शन में दिख ही रहा है, 2% ऊपर है और पिछले कुछ मिनट में इसमें भी एक फ्रेश खरीदारी आती हुई दिखी थी, तो वहाँ से भी बाजार को एक अच्छा मोमेंटम आते हुए दिखा है। आशु सर, पिछली सीरीज में तो आपसे कई बार HDFC बैंक पर बात भी हुई थी, 1450, 1460 से जो इसका रिवर्सल है वो आपने अच्छा पकड़ा था, बट अब ये जो बाउंस बैक आया है
क्या फिर से वापस वही 1450-60 पर रेजिस्टेंस आएगी या इस बार थोड़ा स्ट्रेंथ दिख सकती है, क्योंकि आज अच्छी खासी मूव दिखा रहा है, 30 रुपए की मूव एक ही दिन में एचडीएफसी बैंक सर? दीपांशु देखो, एक तो एक्सपायरी का प्रेशर खत्म हो जाता है, ओवरबॉट थोड़ा सा कम होता है, और जिस तरह का फिरोशियस मूव मार्केट में आया है तो क्यों नहीं चलेगा एचडीएफसी बैंक भी। बट दीपांशु, हैविंग सेड दैट, मैं अभी भी कन्विंस्ड नहीं हूँ उसकी बाइंग में। मैं मतलब मौका फिर बोल रहा हूँ, मैं मौका इसमें शॉर्ट पे ढूंढूंगा। अगर मुझे पेयर ट्रेड बनाना है तो मैं एसबीआई लॉन्ग एचडीएफसी शॉर्ट करूंगा, बट अभी मुझे मार्केट ठीक ठाक लग रहा है, तो अभी कोई भी मैं बोला कि शॉर्ट कॉल नहीं है। जितनी भी हमारी कॉल्स होती है दीपांशु, मैं बोलता हूँ कि ये ऑल वैलिड टिल एक्सपायरी। एक ट्रेडर की लाइफ एक्सपायरी वाले दिन जैसे होता है ना, वो डोली चली जाती है, उसके बाद रेस्ट करते हैं, पुराना सारा खत्म, अब नया शुरू करते हैं। तो आज तो जिस तरह से ये मूव आई है, अभी इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। मतलब मेरा कोई ऐसा ऑनेस्टली एचडीएफसी बैंक पे पॉजिटिव व्यू तो नहीं है। बहुत सारे बाकी स्टॉक्स हैं जिनमें पॉजिटिव व्यू बनाया जा सकता है, जिसमें सबसे जो मेरा फेवरेट सेक्टर है मेटल्स। मतलब सेल पूरा वो बैन में रहा, और जिस तरह का मूव आया है, ये भी अगेन डिलीवरी वाले को ही पैसे देगा। ये बैन में सेल नाल्को जो डिलीवरी में लेगा उसको पैसे मिलेंगे, बाकी मिल ही नहीं सकते। मतलब मुश्किल हो जाता है बैन में चले जाने से। तो मेटल ले लूंगा, लेकिन मैं एचडीएफसी बैंक में दीपांशु बाइंग नहीं करूंगा। बट यस, जब मेरे को लगेगा कि इसकी शॉर्टिंग करनी है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आई विल नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। ओके, तो चलिए, जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी दोनों तरफ की आशु सर की तरफ से अपडेट आता रहेगा। बट फिलहाल आज एचडीएफसी बैंक पर रखिए नजर, यहाँ पर भी अच्छी मूव आ रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों की मूव में बड़ा योगदान एचडीएफसी बैंक की तरफ से आया है। इंडसइंड बैंक में भी अच्छी मूव है, 3.5% ऊपर इंडसइंड बैंक दिख रहा है। कोटक बैंक 2.25% ऊपर दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक लाइफ हाई पर है, 3.25% ऊपर है। एसबीआई की तो अभी आशु सर बात कर ही रहे थे, स्प्रेड भी उन्होंने दिया है, यहाँ पर भी 3% की मूव आ रही है। तो बैंक्स की तरफ से एक शानदार एक्शन वाला बाजार दिख रहा है। वागले साहब, आईसीआईसीआई बैंक आई थिंक आज सुबह या कल सुबह इस पर बात भी करी थी आपके साथ, एक बार फ्रेश व्यू दिया सर। लाइफ हाई पर आज आईसीआईसीआई बैंक फिर से। दीपांशु, शायद हमने कल बात करी थी, एक फ्लैग पैटर्न या पेनेंट पैटर्न जिसको हम कहते हैं, उसका कंफर्मेशन आज आया है, जब इसने जो स्विंग हाई था लगभग 1072 का वो ब्रेक किया है। लेकिन अभी ऑलरेडी टारगेट की तरफ, ट्रेडिंग टारगेट 1100 का था, लेकिन पोजिशनली मेरा मानना है ये और भी ऊपर जाना चाहिए। 1150, 1200 ही आप पकड़ के चलिए, उधर तक तो ये जाना ही चाहिए। पोजिशनल व्यू है 2-3 हफ्ते के हिसाब से, और मेरा मानना है ये 1050 के नीचे जब तक जाता नहीं है, इसमें हर डिक्लाइन पे बाय करके होल्ड करना चाहिए। डिक्लाइन पे करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए आती हुई आईसीआईसीआई बैंक पर। और 47,365 का हाई जो बनाया था हमने बैंक निफ्टी पर, बैंक निफ्टी भी लगभग उस लेवल के आसपास आता हुआ दिख रहा है। और बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे तो 47,100 के ऊपर बंद होने को, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट दिख रहा है बैंक निफ्टी में भी। निफ्टी में तो बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है। तो हम जो बात कर रहे थे 22,500 कल ही होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। तो ज़्यादा देर खोल दे तो आज ही हो जाएगा, वैसा हाल है जिस स्पीड से चल रहा है। लेकिन आइए, इस बीच कच्चा तेल का महीना, कच्चा तेल के लिए फरवरी का महीना कैसा रहा है और आगे मार्च के महीने की चाल कैसी रहेगी, ये जानना है ज़रूरी। तैयार है हमारे साथ नेहा बताने के लिए पूरा आउटलुक कच्चे तेल का। नेहा बताइए सर। कच्चे तेल में फरवरी का महीना वैसे तो मंथली गेन्स, सेकेंड मंथली गेन्स दिखे, लेकिन बहुत दायरे का ट्रेड देखने को मिला, ना ऊपर ना नीचे। 78 नीचे, 77 नीचे, 84 ऊपर, यही $6-7 के दायरे में घूमता रहा। कोई वाइड मूवमेंट्स नहीं दिखे, और वो भी तब जब एक जियोपॉलिटिकल टेंशन और 2 बड़े जियोपॉलिटिकल टेंशंस आमने सामने खड़े थे। बावजूद इसके कोई बड़ी वाइल्ड स्विंग्स यहाँ देखने को नहीं मिली। आगे का मैं आउटलुक दूं उससे पहले जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो मार्च के महीने पर भी मार्केट और ट्रेडर्स ऑब्जर्व करेंगे, वो मैं रख देती हूँ। डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड, इसने कच्चे तेल की तेजी को थामने का या कहीं ना कहीं कैप करने का काम किया। ये आगे भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, रूस यूक्रेन, इसमें जो जो डेवलपमेंट आएगी उसको मार्च के महीने में भी कच्चे तेल का मार्केट वॉच करेगा। अमेरिका में ब्याज दरें, मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या बयान निकल कर आते हैं, कैसे अमेरिका से इन्फ्लेशन के टारगेट्स डेटास निकल कर आते हैं, उस पर भी एनालिसिस यहाँ पर रहेगी। चीन के आर्थिक आंकड़े, तेल इंपोर्ट का डेटा, और यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी है कि 5 मार्च को चीन में सालाना पार्लियामेंट मीटिंग इनकी होने वाली है। कुछ बड़े इकोनॉमिक और पॉलिसी फ्रंट पर यहाँ निर्णय लिए जाएंगे। मार्केट इसको वॉच करेगा और कच्चा तेल यहाँ से भी कुछ दिशा लेने की कोशिश करेगा। और आने वाले एक हफ्ते में ओपेक की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बात पर ये फैसला लेंगे कि ये जो आउटपुट कटौती है
वो इस क्वार्टर के आगे भी दूसरे क्वार्टर में जारी रहेगी या नहीं, इसमें भी मार्केट 50-50 बटा हुआ है। तो ये दो बड़े इवेंट्स हैं एंड ऑफ कोर्स दूसरे फैक्टर्स हैं जिस पर मार्केट यहाँ फोकस जरूर करेगा। अब आउटलुक पर आते हैं। ANZ, इनको लगता है कि इस साल $86 का औसत कच्चे तेल में अब बनेगा, ये इनका फ्रेश टारगेट है जो आया है। गोल्डमैन सैक्स ने अपना अनुमान $2 से बढ़ा दिया और मॉर्गन स्टैनली ने $2 से $5 की यहाँ पर अपवर्ड रिविजन किया है। उन्हें लगता है कि यहाँ से और स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। घरेलू ब्रोकरेजेस से मैंने हालांकि बात की, उन्होंने माना है कि मार्च का महीना बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे फरवरी का महीना था। दायरेबंद रहेगा $78 से $85 और घरेलू बाजार में 6100 से 6800 तक का लेवल आपको MCX क्रूड में देखने को मिलेगा। ओके, तो यह है आपके लिए कच्चे तेल पर इस समय आउटलुक आते हुए दिख रहा है। शुक्रिया नेहा ये शेयर करने के लिए। मारुति के भी बिक्री के आंकड़े आपके लिए आते हुए इस समय दिख रहे हैं, वो भी पुल अप करते हैं। 8.25%, 8.25% यहाँ पर मारुति के आपको बिक्री देते हुए दिखे। घरेलू बिक्री में बढ़त आपने देखी है, करीब 1,70,000 का आंकड़ा आते हुए दिखा है। 8.9% की ग्रोथ वहाँ पर दिखी है। एक्सपोर्ट्स में 68% की ग्रोथ दिखी है आपको, करीब 29,000 यूनिट्स की बिक्री यहाँ पर होते दिखे। तो अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। घरेलू बिक्री आपके लिए करीब 8.9% बढ़कर आई है। ओवरऑल बिक्री आपके लिए 15% बढ़ी और बड़ी बेस पर मारुति ऑपरेट करता है, तो लगभग 2 लाख यूनिट्स की घरेलू प्लस एक्सपोर्ट अगर आप कंबाइन करें तो 2 लाख यूनिट्स की बिक्री हुई है मारुति की तरफ से। बड़ी बेस पर अच्छे आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। अनिल जी, जो पैसेंजर व्हीकल और 2 व्हीलर स्पेस है, दोनों से ही जो नंबर्स आए अब तक के बहुत ही बढ़िया रहे हैं। नंबर्स वहाँ पर ग्रोथ बरकरार है और कुल मिलाकर 15% बिक्री बढ़कर 1,97,000 यूनिट होती हुई दिखी है मारुति की। अच्छी बिक्री के आंकड़े आपको नजर आएंगे। मारुति में पहली नज़र पर 11,640 का टारगेट आज भी जो है मारुति आज सुबह सचिन जी ने दिया था खरीदारी करने के लिए, आज से 12,350 का उनका लक्ष्य था और उस तरफ तेजी से बढ़ भी रहा है। तो मारुति के नंबर्स बढ़िया माने जाएंगे, अच्छे माने जाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आशुतोष, कुछ राय देना चाहेंगे, विशेष टिप्पणी इन ऑटो स्टॉक्स पे जहाँ पर आज 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स पैसेंजर व्हीकल्स दोनों के नंबर्स काफ़ी मजबूत आ रहे हैं? अनिल जी, हमने FNO की रिपोर्ट शेयर की, सबसे ऑटोमोबाइल्स के रोल ओवर्स बहुत ही बढ़िया हुए हैं। वन ऑफ द बेस्ट रोल ओवर्स जो पिछले बहुत महीनों में देखे गए हैं और बहुत ही स्ट्रांग लगता है। अनिल जी, मारुति में तो कुछ ऐसे लगता है कि जिस ऑर्बिट में वो चला गया कि कोई बड़ी सी अनाउंसमेंट कोई आ जाएगी तो ये 1,000, 2,000, 3,000 रुपये भी बढ़ सकता है। बट अनिल जी, ऐसे स्टॉक्स में अब लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप थोड़ा डिलीवरी लेके तो रख सकते हैं, ना इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, ना इसमें कोई स्प्रेड बनाया जा सकता है। बट ऑटोमोबाइल स्टॉक्स तो अनिल जी अच्छे लगते हैं। जो फर्स्ट अवेलेबल कंजम्पशन है ना अनिल जी, देखिए मैं बता रहा था पैसा कहाँ बना है, स्टॉक मार्केट में बना है। एक जो 2 करोड़ से 10 करोड़ डीमैट अकाउंट हुए हैं अनिल जी, पहली चीज कंजम्पशन क्या होती है और डिजायर होती है, वो गाड़ी होती है। तो अनिल जी, गाड़ियों की तो ऐसी लाइन लगी पड़ी है और ये फिनोमिना कंटिन्यू रहेगा अनिल जी। तो मुझे लगता है और सारी कंपनी अनिल जी ये जो पिछले दिनों में जो कॉस्ट एफिशिएंसी लाए हैं और जिसके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, तो अनिल जी बहुत प्यारे। और जो M&M में तो आप देखो अनिल जी, सब लोग कहते हैं कि हमने 1300-1400 से भी कई बार वो जो एक लॉन्ग टर्म पिक आती है उसमें कई बार रिपोर्ट में आया। आशीष चतुर्मुथन जेएम से रिप्रेजेंट करता है, आपके चैनल पे कई बार रिकमेंड किया। वो इसलिए किया था अनिल जी क्योंकि बहुत लगता है कि जिस तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कुछ कंपनीज में, बहुत बढ़िया हो रही है। तो ये है राय आपके लिए। ऑटो स्टॉक्स पर मजबूत दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है और रोल ओवर्स भी काफ़ी तगड़े होते हुए दिखे हैं, सामान्य है आशु सर काम। आइए बढ़ते आगे। इन्फो एज, ये शेयर रहेगा फोकस में, है भी कुछ खास इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं। कुशल हमें बताने को तैयार है कि क्या है ये डेवलपमेंट, कुशल बताएं। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है। गूगल की तरफ से ऐसी अब एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। रॉयटर्स के हवाले से भी ये खबर आती हुई दिख रही है कि 10 भारतीय ऐप्स को प्ले स्टोर से, यानी कि जो गूगल का प्ले स्टोर है इनके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर, उससे हटाने की चेतावनी ये देते हुए नजर आए हैं। अब इसमें माना ये जा रहा है कि यहाँ पर इन्फो एज और मैट्रिमनी समेत और 8 ऐप्स को इन्होंने जो है ये चेतावनी दी है। अब स्पेसिफिकली आप देखिए तो ये इशू जो है 3 साल पुराना है, जिसमें लगातार ये जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनके जो ऐप्स हैं और गूगल के बीच इनकी जो फीस है, गूगल की जो प्ले स्टोर की पॉलिसी के तहत ये फीस, ये जो बिलिंग सिस्टम चार्ज कर रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं दोनों में मनमुटाव बना हुआ है। और इसी की वजह से यहाँ पर ये अलग अलग कोर्ट में हियरिंग्स भी होती हुई दिखी है। मद्रास हाई कोर्ट में भी हियरिंग हुई थी और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को गूगल की ऐप्स को हटाने की जो पॉलिसी है उस पर अंतरिम जो ऑर्डर है वो देने से इनकार कर दिया था। यानी कि 9 फरवरी को स्टार्टअप्स को इस चीज़ से कोई राहत नहीं मिली थी, उन्होंने अर्जी दी थी। बट यहाँ पर
ये चीज़ जब नहीं हुई है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जिस तरह से गूगल की बिलिंग सिस्टम है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितना फीस ये चार्ज कर रहे हैं वो स्टार्टअप्स को मंजूर नहीं है, और इसी कारण से कंपनियां और अन्य जितने भी एंड्रॉयड ऐप स्टोर्स है या फिर उनकी जो खुद की वेबसाइट्स है उसके थ्रू यहाँ पर ये अपने ट्रांजैक्शंस रूट करते हुए नजर आते हैं, ऐसा गूगल अपने ब्लॉग पोस्ट में कह रहे हैं। तो इसी कारण से ओवरऑल जो सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर इन्फोएज और साथ ही मैट्रिमनी ये दो लिस्टेड स्पेस में जो स्टॉक्स हैं वो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी सी चिंता का विषय बनता हुआ नजर आए अगर गूगल जो है इनको अपने प्ले स्टोर से हटा देता है तो। तो इस पर रखनी है नज़र। हालांकि इस समय स्टॉक पर आप ज़्यादा रिएक्शन नहीं देख रहे हैं, बस देखते हैं अपडेट या ये डेवलपमेंट यहाँ से आगे कैसे रहते हैं। इंटरेस्टिंग खबर उक्षोशल हमारे साथ शेयर कर रहे हैं स्टॉक पर। इन्फोएज वैसे थ्रू द डे आपको फ्लैट ही ट्रेड करते हुए दिखा है। आखिरी 15 मिनट हैं ट्रेड के और स्टॉक्स में और भरपूर एक्शन बन रहा है। मारुति नंबर्स आने के बाद इसने और थोड़ा मोमेंटम पकड़ा है, इसको रेडार पर रखिएगा। वायदा कारोबार के कई और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको और अच्छा मोमेंटम पिकअप होते हुए दिख रहा है। नाल्को बाय द वे ये भी ऊपर आया है अभी अभी, इस पर रखिए नजर। इंडस टावर्स ये ऊपर वापस आते हुए दिख रहा है, 4% ऊपर ये काउंटर भी आ गया है। आशु सर, इस सीरीज के लिए भी इंडस टावर्स पर भरोसा रहेगा? अब तो बैन में भी नहीं है, एटलीस्ट पहले 1-2 दिन बैन में नहीं, उसके बाद मालूम क्या होगा, बट 4% ऊपर आ जाए इंडस टावर सर। दीपांशु, मैंने अभी कवर भी किया था ये ओपनिंग कमेंट्री में भी, मतलब फर्स्ट उसमें कि बहुत डिलीवरी के लिए रखना चाहिए। अब इसका प्रॉब्लम ये है दीपांशु में, स्प्रेड मतलब इतना टेम्प्ट था देने के लिए स्प्रेड, लेकिन एक तो 3400 का लॉट है, उसके बाद उसमें बैन में चला जाता है, रिपेयर नहीं कर सकते, तो दीपांशु इसमें ना कई बार अटक जाते हैं। तो इसलिए मतलब ये मतलब रेजिस्ट करना पड़ता है इसको एफएनओ में ट्रेडिंग के लिए। बट डिलीवरी वालों के लिए तो मैं कहता हूँ 300 प्लस के टारगेट से रखे। बाकी दीपांशु बहुत लोगों ने मतलब 180 190 से बार बार कन्विक्शन ट्रेड और मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर चुके हैं, जिससे डिलीवरी बीच बीच में प्रॉफिट बुक करना है बिल्कुल करना चाहिए, बट थोड़ा स्टॉक जरूर इंडस रखें, इंडस टावर 300 प्लस की। ओके, तो इंडस टावर डिलीवरी लेकर रखें। बैन लिस्ट का एक फेवरेट स्टॉक था, स्पेशली पिछली 1-2 सीरीज से तो काफ़ी रेगुलरली बैन में आ रहा है, बट इसको अपने रेडार पर रखना है आपको। आइशर के भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। आइशर VECV जो इनका वॉल्वो के साथ कमर्शियल व्हीकल JV है, एटलीस्ट बढ़त दिखी है, हल्की सही बट 2% यहाँ पर VECV वॉल्वो आइशर का जो कमर्शियल व्हीकल्स JV है वहाँ पर आपको सेल्स बढ़कर आती हुई दिखी है। 7424 यूनिट, करीब 4500 यूनिट्स की बिक्री होती हुई दिखी है। स्टॉक भी ठीक ठाक है, करीब 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल सुबह आई थिंक यहाँ पर इनके रॉयल एनफील्ड के बिक्री के आंकड़े होंगे हमारे सामने, तो वो भी एनालाइज करेंगे, बट जो कमर्शियल व्हीकल की बिक्री हुई है वहाँ पर 2% की बढ़त आपने देखी है। ये है आइशर के नंबर्स अभी अभी जो आ रहे हैं। बंसी जी, एक बार जरा आइशर का चार्ट भी देखें सर और बताएं इस पर राय अपनी। दीपांशु, आइशर का टेक्निकल चार्ट देखें तो दूसरे अच्छे विकल्प हैं। हालांकि आइशर ने भी नीचे में सपोर्ट लिया है, 3800 के अराउंड सपोर्ट लिया है। जिनके पास है होल्ड करें। नई खरीदारी के लिए दीपांशु मैं टाटा मोटर्स के साथ जाना चाहूंगा, आइशर को अवॉइड करूंगा नई खरीदारी के लिए। ओके, नई खरीदारी के लिए टाटा मोटर्स बेहतर है। ISB कोल इंडिया के नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। प्रोडक्शन के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं और ये आंकड़े काफ़ी मजबूत है। फरवरी महीने में 9.9% उत्पादन बढ़कर 7.5 करोड़ टन तक पहुंचता हुआ दिख रहा है और ये 12% इस फरवरी में बिक्री बढ़कर 6.5 करोड़ पहुंचती हुई दिखी। तो ये कोल इंडिया का अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर डिस्पैच है। किसी एक महीने में सबसे ज़्यादा कोल इंडिया ने डिस्पैच किया तो वो ये है। तो ये नहीं कि कोल इंडिया के नंबर कौन सा, अभी थोड़ी देर पहले कोल इंडिया किसको पसंद आया था, किसी को तो आया था, अभी ये सुबह किसको तो आया था, पक्का आया था, जरा हाथ खड़ा करके ढूंढ के बता दूंगा। सुमित जी पहली कॉल, आज की पहली कॉल थी, आज की पहली कॉल बाजार खुलने के बाद कोल इंडिया की कॉल वेरी गुड। सुमित जी की तरफ से सही साबित होती दिखिए। सुमित जी जरा एक बार चार्ट तैयार रखिएगा, मैं आपके सामने आ रहा हूँ। लेकिन प्रोडक्शन और सेल्स दोनों नंबर जो आए हैं ये बहुत मजबूत नंबर है कोल इंडिया के। वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स कोल इंडिया ने अचीव किया, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये स्टॉक वैसे भी जबरदस्त सेक्शन में है ही, और अब देखिए डे हाई पर 448 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो कोल इंडिया शानदार नंबर। सुमित जी चार्ट देख के बताइए। अनिल जी चार्ट्स बढ़िया है कोल इंडिया के, स्टॉक मजबूत है और ये स्टॉक के अंदर पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद 4-5 दिनों के साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद आज सुबह से लग रहा था कि इसमें मोमेंटम आना चाहिए। अभी देखने को मिल रहा है डेज हाई पे स्टॉक है 451 455, ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट है। उसके बाद पोजिशनल टारगेट 475 रुपए तक के कोल इंडिया में देखने को मिलेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, अभी तो मोमेंटम बनना शुरुआत हुआ है, बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा।
ओके, तो यह है आपके लिए कोल इंडिया, जहां पर आपको आंकड़ा आते हुए दिख रहा है 12%। यहाँ पर बिक्री भी बढ़कर आई है, तो नजर रखिए हाईएस्ट एवर डिस्पैच, जैसे अनिल जी कह रहे थे, उत्पादन 0.9% बढ़ा है, 12% बिक्री बढ़ी है। अच्छा अपडेट कोल इंडिया की तरफ से आ रहा है। आइए 3:20 लेते हैं अनिल जी से आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, सीरीज का पहला दिन तो शानदार रहा है हमारे लिए, लाइफ हाइपर क्लोज हो रहे हैं बड़े ब्रेकआउट के साथ। बताएं सर, क्या करके जाना है? ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक हैं, डाउ फ्यूचर्स में आपको कुछ ज्यादा एक्शन इस समय बनते हुए नहीं दिख रहा है, कुछ ज्यादा बड़ा डेटा भी आज शाम को नहीं आने वाला है वहां पर। नैस्डैक फ्यूचर्स 50 अंक ऊपर है, अच्छे तेजी है। S&P फ्यूचर्स अच्छे हैं, शायद आज नैस्डैक में लाइफ हाई भी लग जाए, किसे मालूम। रुपए आपकी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कल हमारा सेशन है, बाकी सारे बाजार बंद रहेंगे, क्या करके जाना है सर? बिल्कुल तेजी की पोजीशन बनाए रखें, और तेजी की पोजीशन थोड़ी और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, विशेषकर निफ्टी पर एक ही कंडीशन पे कि 222-225 मिलेगा तो मैं थोड़ा और ऐड करूंगा। इस कंडीशन पर आप लेकर जा सकते हैं, 22,500 तक के टारगेट लेकर चलें। ये साफ निफ्टी में नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट दे रहा है, 47,100 के ऊपर की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी कही जाएगी। मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी इवेंचुअली लाइफ हाई की तरफ नया जाने को तैयार है, जो कि 48,500 के आसपास के लेवल है। उससे पहले 47,700 47,800 की रेंज में बैंक निफ्टी भी जाने की कोशिश करेगा। तो लॉन्ग पोजीशन दोनों में बनाए रखें। फ्रेश खरीदना है तो फ्रेश भी आप खरीद सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी, यहाँ पर आपको रखनी है नज़र, और बाजार का एक्शन भी भरपूर है। बाय द वे अनिल जी, जो हम बात कर रहे थे हेल्थ केयर स्पेस के लिए, स्पेशली जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन की थी और कहा भी था प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कि आप अपने रेट्स ठीक करिए, वरना हम सेंट्रल मॉडल उस पर इंप्लीमेंट करेंगे। सरकार को कहा था कि इस पर आप सोच विचार करिए। खबर ये आ रही है, एक्सक्लूसिव है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऑर्डर के बाद हेल्थ मंत्रालय ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में समीक्षा करने वाले हैं किस तरह का प्राइसिंग मॉडल प्राइवेट हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं। कीमतों पर विचार किया जा सकता है, कीमतें नीचे लाने पर विचार किया जा सकता है। बैठक में हेल्थ सचिव शामिल होंगे, बैंकिंग सचिव होंगे, IRDAI से भी ऑफिशियल्स आपको आते हुए दिखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में जो प्राइस मॉडल लगाया जाता है उसकी समीक्षा भी शायद की जाएगी, तो हम फाइंड आउट करेंगे एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलियन मॉडल कैसा होता है हेल्थ केयर को लेकर। बट एक्शन में आ रही है सरकार और एक इंपॉर्टेंट बैठक बुलाई है इस पूरे मुद्दे में, इसको आगे ले जाने के लिए। तो हेल्थ केयर हॉस्पिटल स्टॉक्स, इस पर रखिए नज़र। 2 दिन से कमजोरी भी है जब से सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है, और अभी हमें समझ में आ रहा है कि सरकार ने भी इस पर बैठक बुलाई है सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद। तो इंपॉर्टेंट अपडेट है, पूरा हॉस्पिटल और हेल्थ केयर स्पेस यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। पर आइए, अभी हम बात कर ही रहे थे, कल बाजार खुले रहने वाले हैं। एक बार आपको फिर से अपडेट दे देते हैं। क्या है टाइमिंग्स, किस तरह का होगा ट्रेडिंग सेशन, क्या है लिमिट्स जो अप्लाई होंगी, और क्या कुछ आपको ध्यान रखना है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। आशीष है हमारे साथ तैयार डिटेल्स के साथ। आशीष बताइए। बिल्कुल दीपांशु, 20 जैन को जो सेशन होना था वो रीस्केड्यूल हो गया था। अब कल जो है मार्केट्स खुलेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2 सत्रों में अगर आप देखें तो डिजास्टर रिकवरी साइड से ये ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। पहला जो सेशन है 9:15 से लेकर 10 बजे तक खुला रहेगा, और उसके बाद आपके पास अच्छा खासा बड़ा ब्रेक है। सेकंड सेशन शुरू होगा 11:30 से लेकर 12:30 तक। ध्यान में क्या रखना है कि कैश में भी ट्रेड कर पाएंगे, FNO में भी ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग की जो सर्किट लिमिट है वो केवल 5% की है। FNO के भी जो स्टॉक्स है इनमें भी सिर्फ 5% की सर्किट देखने को मिलेंगे। अगर किसी स्टॉक का ऑलरेडी 5% से कम का सर्किट लिमिट है, जैसे 2% का होता है कोई स्टॉक्स में, छोटी कंपनीज में, तो वहाँ पर 2% का सर्किट लिमिट ही एप्लीकेबल होगा। लेकिन साथ में ये है कि ब्रोकरेज की तरफ से देख रहा हूँ कि नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कह रही कि जो MIS की सुविधा होती है, यानी एडिशनल इक्विटी के ऊपर आप लेवरेज लेके अधिक क्वांटिटी खरीद पाते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। और साथ में जो आज के आपके जो फंड्स है, प्रॉफिट्स हैं, इन्हें कल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और साथ में विड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। विड्रॉ आप 4 तारीख को कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 2 सत्रों से डिजास्टर रिकवरी साइड से ये स्पेशल ट्रेडिंग सेशन कल किया जाएगा। तो ये है आपके लिए अपडेट कल के पूरे ट्रेडिंग सेशन के लिए। और जैसा अनिल जी ने आपको बताया भी था, खास प्रोग्रामिंग भी आपके लिए तैयार है। रेगुलर ट्रेडिंग सेशन रहेगा, 7 बजे से हमारी प्रोग्रामिंग शुरू होगी, जो रोज 7 से प्रोग्रामिंग शुरू होती है वैसा रहने वाला है। बट 10 और 11 बजे अनिल जी, 10 और 10:30 बजे कुछ स्पेशल शो हम आपके लिए लेकर आए हैं। डबल रिटर्न स्टॉक, ये आपके लिए एक स्पेशल शो होगा 10 बजे। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपको डबल रिटर्न्स दे सकते हैं यहाँ से भी, और नए फंड्स का फंडा, ये भी आपके लिए आने वाला है शो 10:30 बजे, और इस पर रखिएगा नज़र। इक्विटी मार्केट पर पूरा फोकस है, बट बाजार में कुछ बढ़िया NFOs आ रहे हैं, नए फंड लॉन्च हो रहे हैं। इसमें आपके लिए कहाँ मौके बनेंगे, इसकी पूरी एनालिसिस अनिल जी आपके लिए लेकर आएंगे। तो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर तो रोज आपको अनिल जी सलाह देते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वहां पर आपके लिए क्या मौके बन सकते हैं, इस पर भी होगी चर्चा।
तो चलिए, ये है हमारे कल का पूरा प्रोग्राम। जुड़े रहना है आपको जी बिजनेस के साथ सुबह 7 बजे से ही। ध्यान रखिएगा, लाइक एनी अदर रेगुलर ट्रेडिंग डे हमारी प्रोग्रामिंग आपके लिए जारी रहेगी। आइए जाते जाते कुछ फाइनल स्टॉक्स पर नजर डाल देते हैं जहां पर आज जबरदस्त एक्शन बना है। डीएलएफ, इस पर भी एक बार नजर डालते हैं। ये भी टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड एक अच्छा मूव दिखा रहा है। अभी अभी इसमें एक्शन आया, 900 के ऊपर एक फ्रेश स्पाइक आते हुए दिख रहा है। सुमित जी, जरा एक बार डीएलएफ देखें, बताएं सर, इसमें कुछ करके जाना है? दीपांशु, तेजी करके ही जाना है। स्टॉक मजबूती में है, रियल एस्टेट सेक्टर पूरा मजबूती में है। 909 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 920 का इमीडिएट टारगेट है। ये लेवल टूटने के बाद 950 और 1000 पोजिशनल तौर पे लेवल देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल लेके जाना चाहिए। आने वाले दिनों में और तेजी देखने को मिलेगी। आई थिंक एक बिगुल भी है सुमित जी की तरफ से, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, पिछले 8 दिनों की गिरावट के बाद एक स्टॉक में आज बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। स्टॉक का भाव है 85 रुपीस 20 पैसा। स्टॉक का नाम है जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर इंफ्रा में अब यहाँ से बाउंस देखने को मिलना चाहिए और अगले हफ्ते में ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। जीएमआर इंफ्रा पिछले 8 से 10 दिनों में ऊपरी लेवल से गिरावट दिखाने के बाद आज जो इनिशियल डे है, पहला डे है जब मूव का शुरुआत कर रहा है। यहाँ से ऊपर में 90 रुपए से लेके 92.5 रुपए तक के शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट है और पोजिशनल टारगेट में ये स्टॉक 3 डिजिट का लेवल दिखाएगा। तो खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 82 रुपए 50 पैसा ये स्टॉक का नीचे में अभी इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से सपोर्ट है, तो 8250 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 90 रुपए से लेके 92.50 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए जीएमआर। लगातार सुमित जी के रेडार पर रहा है, कई बार रिकमेंडेशन भी आई है। अब 90 के ऊपर भी जाने के पूरे इसके आसार हैं। इस पर रखनी है आपको नज़र। आइए फिर फाइनल स्टॉक्स पर डाल देते हैं नज़र। जाने से पहले ज़बरदस्त मोमेंटम जहां पर आपको बनते हुए दिखाए। निफ्टी में तो कई सारे स्टॉक्स में आज ब्रेकआउट आया है। टाटा स्टील, यहां पर अभी हम दोपहर में अनिल जी से बात कर ही रहे थे, उनके भी रेडार पर है। वहां से भी एक फ्रेश ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग अप मूव आपको टाटा स्टील में आती हुई दिखी है। वागे साहब, टाटा स्टील खैर आज तो एक ज़बरदस्त मूव आ गई है, 150 के ऊपर क्लोजिंग देने के लिए तैयार है। इस पर इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स बता दें सर। दीपांशु 150 के ऊपर निकला है, एक फ्रेश ब्रेकआउट है। आपको अभी यहाँ लेना है या थोड़ा सा नीचे आने के लिए वेट करना है, वो कॉल लेना होगा। लेकिन पैटर्न वाइज मेरा मानना है ये 160 165 तक जाना चाहिए। पोजिशनल व्यू है 1 से 2 हफ्ते का, और आपका 147 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो यह है आपके लिए टाटा स्टील जो आज शानदार मोमेंटम के साथ बंद हो रहा है। एलएनटी यहाँ पर भी अच्छी मूव आई है और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर भी दी थी कि यहाँ पर कुछ डिफेंस ऑर्डर्स के दम पर भी एक्शन आपको आते हुए दिखाए रिसेंटली। एलएनटी, एक व्यू इस पर दें बंसल जी, एलएनटी क्या करके जाना है सर इस चार्ट में? दीपांशु, बहुत बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट लास्ट वीक मैंने स्टॉक को 2 बार रिकमेंड भी करा था। और टेक्निकली दीपांशु जिनके पास है क्लियरली होल्ड करना चाहिए, और करेक्शन पे कभी नीचे मिले ये स्टॉक 3580 3575 के अराउंड तो खरीदना चाहिए। टेक्निकली 3700 3720 के टारगेट्स हैं। ओके, तो यह है आपके लिए एलएनटी जहां पर आपको अच्छा एक्शन आते हुए दिखेगा। आइए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त मोमेंटम है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील आपके टॉप गेनर्स हैं। हिंडाल्को में जबरदस्त मोमेंटम आया है। सुबह स्टॉक ऑफ द डे में जो टारगेट ये थे वो भी हिट होते हुए दिखे आपको। एलएनटी, टाइटन, बीपीसीएल यहाँ पर भी अच्छी मूव रही है। बट बैंक्स की तरफ से लीडरशिप लौटती हुई दिखी है। निफ्टी का सबसे बड़ा वेटेज वाला स्टॉक एचडीएफसी बैंक आज 2% ऊपर था। आईसीआईसीआई बैंक ने नया लाइफ हाई बनाया है। इंडसइंड बैंक में बढ़िया खरीदारी रही। एसबीआई, कोटक बैंक यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव एक्शन दिखा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी पूरा सहारा था, 2% ऊपर 3000 के बेहद करीब ये आपको आते दिखाए। पूरे ऑटो स्पेस में आपको जबरदस्त मूव आती दिखी। तो अक्रॉस द बोर्ड आज अच्छी खरीदारी है। थोड़ा पार्टिसिपेशन फार्मा और आईटी की तरफ से मिसिंग था। डॉक्टर रेड्डीज खबर के दम पर भी ये फिसला है, 3.5% नीचे बंद हो रहा है। इन्फी, एचसीएल टेक, एलटीआई, माइंडट्री, टीसीएस यहाँ पर भी कमजोरी रही। एचयूएल ने भी कुछ ज्यादा खास नहीं किया है। बट वायदा कारोबार की तरफ आइए, जबरदस्त मोमेंटम यहाँ पर आपको दिखा है। 9% की मूव, 10% के सर्किट पर थोड़ी देर पहले आपको सेल दिखा था। जेएसपीएल में अच्छी मूव आई है। टीवीएस मोटर्स, शानदार बिक्री के आंकड़े इसके आए हैं। डिक्सन टेक, वोडाफोन, इंडस टावर्स, बीएचईएल, आरईसी, पीएफसी, पेज इंडस्ट्रीज, नैल्को, पेट्रोनेट, ये सारे स्टॉक्स भी शानदार मोमेंटम दिखा रहे थे। वीकनेस थी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में 4% नीचे। जी एंटरटेनमेंट, वोल्टास, जाइडस लाइफ, इसके साथ ही जीएनएफसी, बायोकॉन, कोफोर्ज, एबट, डॉक्टर लाल। तो जो फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस है वहां पर कमजोरी थी और थोड़ा आईटी और एफएमसीजी नरमी दिखा रहे थे।
कैश मार्केट की तरफ आइए। सुवेन फार्मा खबर के बाद 13% आज ऊपर था। ऑयल इंडिया में आपने 8% की अपमूव देखी है। जमुना ऑटो सुबह से ही एक्टिव दिख रहा है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स, पेटीएम में आज आपको 5% का सर्किट ऊपर की तरफ लगते हुए दिखा है। पीएनबी हाउसिंग, वी गार्ड, अवंती फीड्स, एलगी पावर, केम्प्ला, सनमार, ये भी कुछ स्टॉक्स है जो काफी एक्टिव रहे। मैक्स हेल्थकेयर, हॉस्पिटल स्पेस से ये 7% गिरा है। ग्लोबल हेल्थ में भी 5% की गिरावट थी। नारायण हृदयालय भी 3.5% नीचे बंद हुआ है। बट अनिल जी, शानदार ब्रेकआउट आया बाजार में, जैसे आप कह रहे थे, बधाई सर। 22,350 के ऊपर हाई लगा है, 22,300 के ऊपर आपको निफ्टी क्लोजिंग दे रहा है, 47,250 पर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे रहा है। बिल्कुल, तो शानदार क्लोजिंग और बड़ा ब्रेकआउट आज क्लोजिंग बेसिस पर, इंट्राडे बेसिस पर आता हुआ दिख रहा है। बाजार में बहुत ही शानदार क्लोजिंग होती हुई दिखी है। दिग्गजों में एक नया इतिहास बनता दिख रहा है। मार्च सीरीज की शुरुआत बहुत ही दमदार नोट पर भारतीय बाजार ने की है। फाइनल क्लोजिंग 22,338, 22,338, ये है 355 की तेजी के साथ निफ्टी का ऐतिहासिक क्लोजिंग लेवल। और इंट्राडे में हमने जो रिकॉर्ड बनाया वो है 22,353, 22,353, ये लेवल ध्यान में रखिए। और बैंक निफ्टी का आज का हाई लगभग वहीं पहुंचा है। 47,375 का लेवल था, दीप 47,345 तक पहुंचा है और आज बंद 47,285 के आसपास होता दिखा। अच्छी क्लोजिंग 1166 अंकों की मजबूती के साथ 1245 अंकों चलता हुआ सेंसेक्स 73,745 के आसपास इसने भी बनाया है नया रिकॉर्ड। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर रहा। मिड कैप इंडेक्स भागते पड़ते 1% पहुंच ही चुका है। स्मॉल कैप शेयरों में आज रुझान कम था, 80 अंकों की ही तेजी वहां देखने को मिली, क्योंकि आज ज्यादा फोकस दिग्गजों पर नजर आया। समाचार समाप्त। धन्यवाद देने का वक्त है। बंसल जी को धन्यवाद, कुणाल जी को धन्यवाद, सुमित जी को धन्यवाद। ज्यादा इतना धन्यवाद भी नहीं सुमित जी, हंसो मत, सुबह आना है कल से वापस। हाँ, कल मार्केट खुला हुआ है। सुमित जी की जानकारी के लिए बता दूं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ये जो बार सैटरडे को अनिल जी ये जो बाजार खुल रहा है, अनिल जी ये संदेह हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजार परमानेंटली सैटरडे को भी खुलने लगेगा। काफी चिंता हो रही है इसको लेकर के। तो हो रही तो होनी चाहिए, इसमें क्या है, गलत क्या है। पहले टेस्ट करेंगे, अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो परमानेंटली खोल देंगे, उसमें क्या है। आप आइए, देखिए, टेस्ट करिए, बताइए, कल बताइएगा कैसा लगा, है ना, उसके बाद पता चलेगा। हाँ, मतलब ये तो अभी तो डीआरएस वाला ही मामला है। डीआरएस ही रहे सर, अच्छा है। और मत कराओ। तो खैर ये तो सैटरडे तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो ट्रेडिंग के घंटे बढ़ने की बात है वो कभी भी आ सकता है, उसकी तो कोई आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आइए बढ़ते आगे। और अब विदा लेने का वक्त वागले साहब से भी, आशु सर से भी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी हमारा साथ देने के लिए। मुझे दीप को इजाज़त दीजिए। कल सुबह 7 बजे हर रोज की तरह आपसे होगी फिर मुलाकात।